बेसिक स्किन केयर क्या होती है, कैसे करना चाहिए किसी को? बड़े सिंपल से रूल्स हैं। क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। किस एज में शुरू करें? 13 to 14 सिर्फ फेस वॉश। टीनेज की एज में सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना चाहिए। सनस्क्रीन आप कुछ भी लगा दें, चाहे आप SPF 30 लगाएं, 50 लगाएं, उससे ज़्यादा तो लगाना ही नहीं चाहिए। आप जो SPF कह रहे हैं, ये जो SPF है वो भी थोड़ा आप आम भाषा में समझाइए कि कौन से लेवल तक लगाना ठीक है। जो लोग घर पे बैठे रहते हैं या उनका ऑनलाइन काम है, तो क्या उनको भी लगाना चाहिए सनस्क्रीन? ये जो गोरे होने वाली क्रीम होती है वो वाकई गोरा करती है तभी तो इस्तेमाल होती है। पर उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये है कि आपकी स्किन थिन हो गई, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई, आप उस स्किन के ऊपर और कुछ नहीं कर सकते। मैन स्किन केयर कैसे करें? ऑयल लगाते हैं तो उससे दाने बढ़ते हैं। बालों की सेहत जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी केयर कैसे करें? ये जो नेचुरल तरीके होते हैं, केला लगा दिया बालों में या शहद लगा ली, या फिर तरह तरह के रेमेडीज़ होते हैं, या तरह तरह के पानी पीना होता है, क्या इससे हेल्प होता है? तो जितने भी ये हेयर मास्क की बात हो रही है, वो चाहे केला है, वो चाहे हनी है, वो इसकी लेंथ, इसके लिए अच्छा, इसको स्मूथ कर रहा है कि ये एक दूसरे से अड़े नहीं, और जब आप कंघा करें तो 4 बाल आपके हाथ में ना। वो सब स्कैल्प के लिए नहीं है? स्कैल्प के लिए नहीं है, वो है ही नहीं। स्कैल्प को क्या करेगा? ऑयल लगाना चाहिए बालों में। क्या एजिंग को धीमा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 40 के बाद आप एक दिन में एक विटामिन C सीरम का इस्तेमाल कर दीजिए, रात को आप हाइलुरोनिक का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपकी जो स्किन की क्रीजेस हैं वो भी कम हो जाएंगी, और आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है इनहेरेंट, वो भी कम हो जाएगी। 40 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में लोग स्किन को लेकर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? वो रिपेयर शुरू नहीं करते। नेचुरल ग्लो के लिए ज़रूरी 3 चीज़ें क्या हैं? किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लाइफ में 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो कौन से 3 प्रोडक्ट्स होंगे? मैं तो 3 की भी नहीं बोल रही, मैं तो मेल और फीमेल को एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ मॉइस्चराइजर अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए। आपका पर्सनल स्किन केयर रूटीन अगर आप बताना चाहें? क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, और सर्दी में हाइलुरोनिक एसिड है, और अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो मैं विटामिन C पे आ जाती हूँ। पिछले 25 सालों से जो आपकी प्यारी सी त्वचा को बहुत ही खूबसूरती के साथ उसकी देखभाल कर रही हैं, ना सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी भी। एक ऐसी शख्सियत हमारे पॉडकास्ट में आज जुड़ रही हैं जो लगातार आपकी देखभाल के लिए, आपकी स्किन के लिए क्योर करती हैं, हील करती हैं। ना सिर्फ ये करती हैं बल्कि वो खुद भी बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं। आप जब उन्हें देखेंगे तो आपके चेहरे पर ज़रूर मुस्कुराहट आएगी। उम्मीद है आप ये शो एंजॉय करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल जी, और मैं चाहूँगी कि आप इस शो को लेकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेहतर काम करने का मौका देगा। और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं 20 साल से तो आपको ही जानती हूँ और यू आर स्टिल द सेम। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। और जैसे मैं बोलती हूँ कि खुद का ध्यान नहीं रख पाऊंगी तो दूसरों का क्या करूंगी, तो आप स्टिल सेम हैं और वैसे ही त्वचा है आपकी। आप क्या करती, ये तो राज की बात है। ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको गाइड करूंगी, पर बात यह है कि कई बार लोग जो है सुन तो लेते हैं, करते नहीं हैं। और आज का ज़माना, 20 साल से हम दोनों हैं, अब ज़माना बदल गया है, अब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब तो आपसे मुझे, करें। मतलब मेरा सवाल जब मेरे पास कोई आता है तो मेरा पहला सवाल होता है कि भाई ये बता दीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, उसको मैं सही से फिट करती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं आजकल थोड़ा एक्सेस का ज़माना हो गया है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्किन केयर क्या होती है, कैसे करना चाहिए किसी को? बेसिक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, सम पीपल आर वेरी प्राउड कि हम कुछ नहीं करते हैं। 2 तरह के एक्सट्रीम्स हैं, वो नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। क्यों? वी लिव इन सिटीज़, पोल्यूशन भी है, भागदौड़ भी है, स्ट्रेस भी है। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किन को हेल्प नहीं करेंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें वो जो दरारें हैं वो नज़र आने लगेंगी। और फिर क्या होता है, फिर आप एक्सेस मोड में चले जाते हैं कि आज से ही बस एंटी एजिंग शुरू कर देते हैं और कल ही वो एंटी एजिंग हो जाएगी। वो नहीं होती। स्किन के बड़े सिंपल से रूल्स हैं। क्लीनिंग, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन।
आप साफ रखिए, उसको बचा के रखिए, और उसके बाद उसकी जो जो उम्र के साथ ज़रूरत बढ़ रही है, जो अगर ड्राई हो रही है तो उसको हाइलुरोनिक लगाइए, डल हो रही है तो नाइसिनामाइड लगाइए। ये नाम आजकल ना मुझे फेंकने पड़ते हैं बिकॉज सबको पता होते हैं, तो बट उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको लगाना कब और कैसे है। तो अगर आप क्लीनिंग, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन कहीं दिमाग में रख लेंगे तो फिर स्किन आपके साथ साथ आपसे थोड़ी सी यंगर होके चलेगी। तो कब से शुरू हो जाना चाहिए स्किन केयर, कब से शुरू करना चाहिए? टीनेज से क्लीनिंग शुरू हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो एक्ने की उम्र है। अगर आप उसमें अच्छी तरह क्लीनिंग नहीं करेंगे, उसके बाद एक्ने की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो एक्ने की उम्र तो निकल जाएगी। बाय 21-22 एक्ने आने काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो एक्ने जो निशान और दाग और स्कार्स छोड़ के चला जाएगा, उसको ट्रीट करना फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो किस एज में शुरू करें? 13 to 14 सिर्फ फेस वॉश, मैं तो ये कहती हूँ कि वो जो बाजार में मिल रहा है उसकी आदत डाल दें बच्चों की, क्योंकि उस वक्त बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं, उन्हें शायद बात समझ भी नहीं आ रही होती है। तो जैसे ही बच्चा स्कूल से वापस आए, उस टाइम आप एक बार पीछे पड़ के इंसिस्ट करके और उसको फेस वॉश करा दें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हर माँ बाप आजकल के मैम ये जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। देखिए, जो ज़माना है उसको आप बदल नहीं सकते। आप बच्चे को ये बोलें कि ये मत खाइए और सिर्फ घिया तोरी खाइए, वो नहीं हो सकता। तो आपको उसका तोड़ निकालना पड़ता है। तो उसका तोड़ ये है कि शाम को 5 बजे जब एक स्नैक का टाइम होता है, तब आप फ्रूट्स का उसको बच्चे को आदत डालें। उसको क्या आदत डालें? खुद को आदत डालें कि आप बच्चे के पीछे पड़ के उसे खिलाएंगे। एक फ्रूट होना चाहिए। एक फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट से क्या है कि एक सर्विंग हम बोलते हैं, 100 ग्राम की एक कटोरी वाली सर्विंग, उसमें अनकुक्ड फूड जा रहा है। तो अनकुक्ड में आपका जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जिंक, सेलेनियम, नहीं जा सकता किसी हाल में, किसी चीज में नहीं जा सकता। अगर इतना आप अपनी आदत डाल लें कि मुझे ये बच्चों के पीछे कर रहे हैं, तो आपके बच्चों की सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी। तो जैसे आप 13 से कह रहे हैं कि टीनेज जब शुरू होता है तब से स्किन केयर करना चाहिए, बेसिक एक फेस वॉश फेस ही वॉश, लगाना चाहिए, बस। एटलीस्ट आपका जो क्लीनिंग है, मिट्टी है, वो दूर हो जाए। पोल्यूशन जो इफेक्ट कर रहा है, और जो एक्ने जिसको नहीं होने थे आजकल, तो उसको भी होने लगते हैं बिकॉज द एनवायरनमेंट इज सो पोल्यूटेड। और स्किन जो है वो आपका फर्स्ट बैरियर है। आपको ये समझना चाहिए कि जब आप बाहर निकलते हैं तो स्किन ही झेल रही है, कपड़े तो फिर भी धुल जाते हैं, हो जाता है, स्किन में आप वही लेके बैठे हैं। तो अगर आपको क्लीनिंग नहीं करेंगे तो जो चीज़ सतह के ऊपर है वो सतह के अंदर चली जाएगी। और जैसे सनस्क्रीन, क्या टीनेज की एज में सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना चाहिए? सनस्क्रीन जो है वो एक, मैं जो है ना कहीं बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। अगर आप मुझे भी बोलें कि आप सुबह सनस्क्रीन लगा के एक मोटी लेयर निकल जाइए, तो वो पसीने इतने आएंगे कि मैं नहीं लगाऊंगी। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है, पर वो फैशन है, और कहीं ना कहीं वो एक किताबी हिसाब से तो सही है कि आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बच्चे अगर आप सुबह सनस्क्रीन लगा के भेज रहे हैं, सनस्क्रीन आप कुछ भी लगा लें, चाहे आप SPF 30 लगाएं, 50 लगाएं, उससे ज़्यादा तो लगाना ही नहीं चाहिए। वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव प्रोडक्ट। तो हर जगह से वो ब्लड सर्कुलेशन जो जाती है, तो वो विद इन 2 आवर्स वो सनस्क्रीन कुछ भी हो उसका वो असर खत्म खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाट इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों को सुबह एक कैलेमीन लोशन लगा के भेजें। और आजकल क्योंकि जो हमारी मेडिसिनल कंपनीज हैं, जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, उन्होंने भी ये देख लिया है कि अब हिंदुस्तानी डर्मेटोलॉजिस्ट कैलेमीन लोशन को ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा तरजीह दे रहा है, ज़्यादा भाव दे रहा है। तो आप कैलेमीन लोशन बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ मिलते हैं। सुबह बच्चे का मुंह धोइए, हल्का सा उसको लेके पूरे एरिया पे, और हाथों को मत भूलिएगा बिकॉज एक्सपोज सिर्फ फेस ही नहीं, हाथ भी रहता है। आप लगा के भेजिए, वो सारा दिन बच्चे की सन प्रोटेक्शन करेगा। दूसरी चीज जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है। वो दोपहर को 2 बजे जब बच्चों को बस में चढ़ा रही होती हैं, तो दे आर एक्सपोज टू द सन। दैट्स द टाइम जब सन सबसे ज्यादा तेज होता है, 11 से 4। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ लिटरली कि आप अपने लास्ट पीरियड में एक वेट वाइप से फेस को क्लीन कीजिए और सनस्क्रीन को रिपीट कीजिए। तो सनस्क्रीन जो है वो थोड़ा सा आपको अक्लमंदी से लगाना पड़ता है कि कब आप उसको लगा सकते हैं, कब आप उसको काम करने का मौका दे रहे हैं। आप घूमने जा रहे हैं, आप बीच पे जा रहे हैं, आप पहाड़ों में जा रहे हैं, आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऊपर में कितना धूप में खड़े होते हैं, हम नहीं खड़े होते। हम घर से निकले, गाड़ी से Specific निकले, areas में ऑफिस, जाएं। बिल्कुल। तो जब आप बाहर निकले हुए होते हैं, जब आप शायद धूप के लिए ही जा रहे हैं, तब आपको जो लोग घर पे बैठे रहते हैं या उनका ऑनलाइन काम है,
तो क्या उनको भी लगाना चाहिए सनस्क्रीन? सनस्क्रीन जो है, अगर उस लफ्ज़ को हम ब्रेक अप करें तो सन से स्क्रीनिंग है। तो वो सनस्क्रीन का मतलब सिर्फ केमिकल सनस्क्रीन नहीं है कि वो SPF 30 लिखा है, PA3+ लिखा है। सनस्क्रीन का मतलब है कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर होनी चाहिए जो डायरेक्ट जो भी बाहर है, चाहे वो सन है, चाहे वो ये लाइट्स की है, या आजकल स्क्रीन, अब ब्लू रे पॉजिटिव भी सनस्क्रीन्स आने लगी हैं बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ वर्किंग ऑन द स्क्रीन्स। तो अगर आप, जैसे सर्दी का मौसम है, तब तो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी ही है, तो एक सनस्क्रीन के टाइप में मॉइस्चराइज़र लगा लें, वो आपके दोनों काम कर देगा। गर्मी अगर आपको लग रही है कि गर्मी में अगर पसीने आ रहे हैं, पसीने आते ही वो सनस्क्रीन बह जाती है, तो वो आपका जो है वो असर दिमाग खत्म। की शांति ज़्यादा रहती है। तो उससे अच्छा ये है कि हल्का-सा कॉम्पैक्ट लगा लें, हल्की सी आप फाउंडेशन लगा लें। ये सब वो चीज़ें हैं जो फिज़िकली आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाती हैं और सन स्क्रीनिंग का काम करती हैं। तो जैसे कौन सी सनस्क्रीन लगाएं? आप जो SPF कह रहे हैं, ये जो SPF है वो भी थोड़ा आप आम भाषा में समझाइए कि कौन से लेवल तक लगाना ठीक है और कौन सी लगानी चाहिए? क्या नॉर्मल ओवर द काउंटर जो सनस्क्रीन मिलती हैं कोई भी ब्रांड की, या फिर ब्रांड के पीछे भागना चाहिए? ये भी। SPF हर सनस्क्रीन का एक SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। पर वो सिर्फ सनस्क्रीन का ही SPF नहीं होता, वो कपड़े का भी SPF होता है। जो आप यूवी रे, UVB वाले सनग्लासेस पहनते हैं, उसमें भी SPF होता है। और आपकी स्किन के खुद के रंग का भी एक SPF है। तो हम जो ब्राउन स्किन्ड लोग हैं, हमारी स्किन का, ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और ये बात अब तक हिंदुस्तानियों को समझ आ जानी चाहिए, हम ब्राउन स्किन क्यों हैं। जो इक्वेटर पे रहता था, वहाँ पर सनरेज बहुत डायरेक्ट हैं, तो उनका मेलानिन कंटेंट, जो हमारे स्किन का कलर है, वो बहुत डार्क हो गया, ताकि वो मेलानिन सन की रेस को वहीं रोक दे और अंदर ना जाने दे। जैसे जैसे हम अब ट्रॉपिक्स की तरफ बढ़े तो हम ब्राउन स्किन हो गए। जब जो आपके कॉकेशियन स्किन है, जो आपकी वाइट स्किन है, वहाँ पर धूप ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें मेलानिन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेलानिन जो है, क्यों हमें ज़रूरत है मेलानिन की या सन प्रोटेक्शन की? ऐसा सन क्या कर रहा है? सन एजिंग करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, जैसे हमने देखा है कि पहाड़ों में जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं या जिनका आउटडोर वर्क होता है, स्किन थोड़ी-सी थिक होने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। और जहाँ पर उनकी स्किन में प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ स्किन कैंसर के भी खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पीपल आर वेरी वरिड अबाउट स्किन कैंसर बिकॉज़ वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है और तेज है सन। अनफॉर्च्युनेटली जो है वो व्हाइट स्किन वाले वहाँ पहुँच गए हैं जिनके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए वहाँ स्किन कैंसर है। हमारे यहाँ हम यहीं रहते हैं, उतनी ही धूप है, उतना ही हमारा स्किन कलर है, तो हम स्किन कैंसर से नहीं डरते हैं। तो आपकी जो अपनी स्किन है, हमारे यहाँ कलर रेंज होती है, हम फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप एक गिनी जाती है, जो आपकी स्किन किस तरह की है उसके कलर के हिसाब से आपकी ग्रेडिंग करती है। तो हम 3 से 6 वाले हैं। 3 वाले जो हैं, मेरी स्किन 3 में आ जाएगी, नॉर्थ वाले जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो वो 5 और 6 तक आ जाएगी। तो हमारा अपना SPF, मेरी स्किन का खुद का SPF 5 है, और जो जैसे गहरा होता चला जाएगा तो वो 10 से 13 और तक साउथ हमारा, में जो रहते हैं? 15 तक हमारा स्किन का SPF है। ओके। अब इसको अगर आपको ऐड ऑन करना है, SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर, 30 मैक्सिमम हमें चाहिए। जब आप बिल्कुल ही आउटडोर हो रहे हैं 50, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं, ज़्यादा दिमाग में ये रहता है ना कि अगर 30 में लिया तो मतलब 30 मिनट, 50 लिया तो 50 मिनट। दुनिया में तो 100 नंबर की सनस्क्रीन भी आती है जो हाँ। नुकसान ही करती है। देखिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने सनस्क्रीन बहुत हेवी ड्यूटी लगा ली, लेकिन उसको जैसे मैंने अभी बोला 2 घंटे के बाद रिपीट नहीं किया, तो फिर असर तो फिर खत्म क्या है? हुआ कि जब आप धूप में गए थे पहले, तब तो आपने स्किन के ऊपर एक लेयर लगा दी, एक दुपट्टा टाइप भी ओढ़ लिया, धूप से भी बच ली, सडनली सब कुछ हटा दिया। तो स्किन डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो जो पीपल इस तरह का ये जो पिंग पोंग टाइप ऑफ सनस्क्रीन लगाते हैं, उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है और आपकी मेडिसिन हमने शुरू की है कि आप रात को ये लगाइए कि भाई इससे पिगमेंट कम होगा, कटेगा, बिकॉज पिगमेंटेशन हिंदुस्तानी स्किन की और हिंदुस्तानी माशरे की, सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें अगर आप दिन में प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रात को जो हम कर रहे हैं वो नेगेट हो जाएगा दिन में। तो उनके लिए शायद सनस्क्रीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई और शायद डॉक्टर को भी वो इजी वे आउट मिल जाता है कि आपने नहीं लगाई इसलिए काम नहीं किया। तो तीन बातें जो आपको लगती हैं वो एक ही सनस्क्रीन पे स्टिक रहना चाहिए और रिपीट करते रहना चाहिए। सनस्क्रीन जब आप लगा रहे हैं तो उसको एवरी 2 आवर्स या तो आप रिपीट करेंगे या नहीं लगाएंगे।
अगर आप 2 आवर्स में उसके ऊपर दोबारा लेयर नहीं लगा सकते हैं तो मेहरबानी करके स्किन को अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन को बनाने दीजिए। हो जाइए टैन थोड़े से, टैनिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। टैन ने क्या किया कि आपके मेलानिन सेल्स ने मेलानिन बनाया और वो पूरा एक छतरी की तरह आपकी स्किन के ऊपर फैल गया, तो वो सनरेज अंदर नहीं जा पा रही हैं। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप सनस्क्रीन प्लीज मेडिसिनल कंपनीज की ही लें। सनस्क्रीन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, उसको बनाना भी बहुत मुश्किल काम है और उसको टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। देयर आर इंडियन कंपनीज जिन्होंने अपने ही मापदंड बना के और उस पर 3+ 4+ लिख दिया, किसी मेडिकल बुक में उस मापदंड की कोई जानकारी नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कैम। तो आप ले रहे हैं किसी भी, आप केमिस्ट के यहाँ जाके ले, ये वो चीज़ है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर से या ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। मेडिकली अप्रूव्ड हो, मेडिकली अप्रूव्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सनस्क्रीन का जो मीडियम है, कोई भी कंपनी जब सनस्क्रीन बनाती है उसकी सनस्क्रीन बास्केट में एक क्रीम, लोशन, जेल, स्प्रे सब कुछ होता है। तो आप मौसम के हिसाब से, आप कंपनी वही रखिए, उसका मीडियम चेंज करते चले और जाइए। टैनिंग अगर हो गई, चलिए अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया सन के आगे और हो गई, तो फिर उसका इलाज क्या है? टैनिंग पहले जब होती है तो वो टेम्परेरी टैनिंग होती है। अगर आप 48 घंटे में दोबारा धूप में नहीं जा रहे हैं और वो अपने आप धीरे धीरे, स्किन की लेयर्स निकलती रहती हैं, एवरी 30 डेज स्किन इज रीजनरेटिंग इटसेल्फ। Exactly. वो तो अगर आप दोबारा उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तो वो टैन अपने वो आप recycle ऊपर हो की जाएगा। लेयर्स निकल जाएगा। Okay. और जो एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो बच्चों के लिए भी होता है, हिंदुस्तान में जैसे उपटन बहुत होता था तो इसीलिए होता था ना, बिकॉज वो आपको हल्का सा एक्सफोलिएट करता था। या आप हनी के अंदर नींबू मिला के उसको लगाएं, पर पहले हनी को देख लीजिएगा, आपको एलर्जी तो नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा। अगर आप 48 घंटे तक ये नहीं कर रहे हैं, फिर वो टैन थोड़ा सा आपके इस कलर को 1-2 डिग्री बढ़ाता चला जाता है। ये दिक्कत सबसे ज़्यादा निधि होती है, अभी तो स्विमिंग शुरू नहीं हुई है। जब स्विमिंग शुरू होगी तो बच्चे जो है वो पानी में जाके बहुत काले हो जाते हैं और माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। पर वो जो काला होता है या जो टैन होता है वो इसलिए होता है कि जब आप पानी में जाते हैं तो उसमें पानी में जो क्लोरीन होता है वो आपकी स्किन को ड्राई करता है। वहाँ धूप की कहानी नहीं है, वहाँ क्लोरीन के साथ स्किन के ड्राई होने की कहानी है। तो उससे टैनिंग काला होता है। तो अगर आप जाने से पहले बेबी जॉनसन बेबी ऑयल लगा लें, एक हल्का सा, वो पतला ऑयल है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो पानी में आप तेल बिखेरते हुए घूमेंगे, लेकिन वो आपकी बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन कर देगा। तो फिर वो जो बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि भाई काले हो गए, स्विमिंग कराएं कि ना कराएं, ये बड़ी एक वो प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं तो ये बोलती हूँ, अगर हो गए काले तो सर्दी जब आएगी तो उतर जाएगा, जब धूप में नहीं जाएगा, रिसाइकिल तो हो ही रही है, साइकिल हो जाएगा। बड़ी बात। बहुत अच्छी आपने टिप दी है। आपने पिगमेंटेशन के बारे में बताया, क्यों होती है झाइयाँ? झाइयाँ बहुत लोगों को हमने देखी हैं और हर उम्र में होती हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज़ लाइक 40+ लोगों को हो रही हैं, ये हर उम्र को हो रही हैं, बच्चों में भी हो रही हैं, टीनेज में भी हो रही हैं। होती क्यों हैं और इलाज क्या है इसका? ये जो है ना, मेरा भी नाइटमेयर है कि अगर मुझे भी हो गई तो ठीक करना बड़ा मुश्किल है। और ये बात जब पेशेंट मेरे पास आके बैठता है तो मैं डे 1 से बोलती हुई चलती हूँ कि भाई मैं चांद तारे नहीं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, लेट्स वर्क ऑन इट। कि क्योंकि किसी का बहुत अच्छा ठीक हो जाता है, किसी का ठीक होके वापस हो जाता है। ये बड़ी हर स्किन की एक अलग कहानी है। ये प्रॉब्लम है ब्राउन स्किन की। ब्राउन स्किन में अगर कोई भी आपको चोट लगती है या आपका धूप एक्सपोजर होता है या और कुछ नहीं तो आपने हल्का सा रगड़ ज़्यादा लिया, टीनेज में एक्ने होते हैं, जब वो ठीक होते हैं तो देयर समथिंग कॉल्ड एज PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। स्किन के ऊपर वो दाग पड़ जाता है और ये स्किन की हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब इट्स अ जेनेटिक टेंडेंसी जो ब्राउन स्किन के साथ हमें मिली है। जैसे जो कोरियन ग्लास स्किन की हमेशा बात होती है कि वो बड़ी चमक रही है, उनकी स्किन में PIH नहीं होता है। तो उनकी स्किन में अगर हम उसे रगड़ भी देते हैं और थोड़ा सा पोर्स को भी कर देते हैं तो उनकी स्किन में कभी भी कोई निशान नहीं पड़ेगा। हमारी स्किन के साथ हमें दिक्कत क्या है कि हमने जितनी भी ट्रीटमेंट्स वेस्ट से आई हैं, जब वो आई थी, मैं आपको ये जो है, आज भी दिल्ली में कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो शुरू में जब पील्स आई थी और जब डर्मेटोलॉजिस्ट को पील्स के बारे में नहीं पता था और जब ये जो थे ये प्लास्टिक सर्जन्स के हिस्से में थे, उनकी स्किन पे पील्स लगाई गई और वो आज भी बेचारे पिगमेंटेशन लेके जले हुए घूमते हैं। वी हैव टू मतलब जो आपकी स्किन पील्स होती हैं, स्किन ट्रीटमेंट होती है जिसमें ग्लाइकोलिक ट्रीटमेंट होती है, जो जब थी और आज जो है,
हमने उसको कितना मॉड्यूलेट किया है अकॉर्डिंग टू द ब्राउन स्किन, तो हर ट्रीटमेंट को आपको अंधाधुंध नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कई बार कुछ भी नहीं टॉपिक लगा सकते, नहीं लगा सकते, आप नहीं अपनी लगा स्किन सकते, को समझना होगा। समझना पड़ेगा, और ब्राउन स्किन को खासकर समझना पड़ेगा, बिकॉज ब्राउन स्किन में आप एक बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है, या जैसे हमारे यहाँ अब फेयर एंड लवली ना बोलें तो फिर शायद हिंदुस्तानी की स्किन ट्रीटमेंट ही पूरी नहीं होती। वो क्यों काम करती है? क्योंकि वो रेगुलरली रोज ब्लीच कर रही है आपकी स्किन को, पर आप उसके घेरे में अगर आ गए तो आप वहां से निकल नहीं सकते। आप अगर रोकेंगे तो आपकी स्किन काली हो जाएगी। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है कि कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले आप, हो सकता है कि फिर ये आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर दे। पिगमेंटेशन के जो नॉर्मल कॉजेज हैं, सबसे कॉमन कॉज PIH ही है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं। जी। उसके अलावा जब हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं वो होता है। अगर आपकी स्किन हाइपोथायराइड है, ड्राई है, उसके अंदर पिगमेंटेशन नज़र आने लगती है। और मेल्स में, क्योंकि मेल्स कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं करते, मतलब उनके साथ फायदा उनका ये है कि उनका ये इतना एरिया, इसमें दाढ़ी होती है, वो बालों से छुपा हुआ है या शेविंग से रोज एक्सफोलिएट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं के ये तो स्किन केयर इज अ फीमेल थिंग करके मेल्स कुछ भी नहीं करते, अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा। और वो बाहर रहते हैं ज्यादा, हम लोग तो फिर भी अंदर रहते हैं, पर जिसका आउटडोर काम है तो ये पूरा एरिया डार्क होने लगता है, इसमें क्रीजेस होने लगती हैं, ये पहला झाइयाँ स्टेप होती है। फिर वो स्किन थिक होने लगती है और उसको ठीक करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत से ही मतलब करना शुरू, जब आपको लगता है सनबर्न हो तो फिर उसी को ही क्योर करना है। उसको क्योर करना बहुत आसान है। जैसे मेरे जैसे एक स्किन है, नॉर्मल सी स्किन है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है स्किन ड्राई होने लगती है, ड्राई स्किन डार्क लगने लगती है। तो मेरे से जब आपने पूछा कि आप क्या करती हैं, मैं करेक्ट करती रहती हूँ। तो जब मुझे लगा कि नहीं अब ड्राई हो रही है, तो मैंने फ़ौरन उस पर वहाँ पर एक हैवी मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू किया। जब स्किन नॉर्मल हो जाएगी तो डार्क नहीं होगी, तो मैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती हूँ। लोग बैठ के वेट करते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, आजकल DIY, डू इट योरसेल्फ जो चीज़ें हैं, उनका बहुत, मैं भी नई नई टर्मिनोलॉजी रोज़ सीखती हूँ। हाँ, जब लोग नहीं, आके और ये मुझसे है, बात करते नए हैं, बच्चे सीख रहे हैं, DIY जरूर सीख रहे हैं। DIY, आप अमेज़न पे जाइए, मैंने जाके फिर देखा कि क्या-क्या है, क्या नहीं है। आजकल जो है रोलर, डर्मा रोलर, मतलब मैं आपको कोई एक चीज़ लिख के दे रही हूँ सीरम, तो वो वापस आके मेरे से वो लड़की ने पूछा यंगर कि मैम मैं डर्मा रोलर से लगा लूँ? मैंने कहा आप डर्मा रोलर अपने आप करती हैं अपनी स्किन पे? जी मैम मैं तो रोज़ करती हूँ। तो ये सोचिए कि आप खुद इंजरी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप ये सोचते हैं कि उसमें पिगमेंटेशन ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट में प्रोपगेट हो रही हैं, जो आपकी इंस्टा रील्स पे आ रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर काम करेंगी। तो कुछ भी अपनी स्किन को इंजरी करने से पहले, हम तो ये बोलते हैं कि आप जो है वो एक्सफोलिएट मत कीजिए, क्योंकि जब आप वो लगाते हैं एक्सफोलिएटर, तो कभी आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया, कभी आपने कम प्रेशर लगाया, तो उससे माइक्रो इंजरी हो जाती है। टीनेजर्स को हम हमेशा बोलते हैं कि आप पील ऑफ मास्क इस्तेमाल कीजिए। पील ऑफ का क्या है, आपने लगाया, वो सूख गया, आपने उसको पील ऑफ कर दिया, तो वो ऊपर की लेयर लेके निकल गया, लेकिन कम से कम आपने रगड़ तो नहीं लगाई, क्योंकि वो रगड़ लगते ही वो स्किन कैसे हील होगी, ये आपको भी अपनी स्किन के बारे में नहीं पता है। सब में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हो रहा है, लेकिन अगर हो गया तो फिर ठीक नहीं हो। पर डॉक्टर, जैसे आपने ये जो गोरे होने वाली क्रीम होती हैं वो वाकई गोरा करती हैं? क्योंकि हमारे देश में तो एक क्रेज है कि गोरा होने वाली क्रीम लगाना चाहिए, क्या ये असर करती है? करती है तभी तो इस्तेमाल होती है, बेकार उसका चीज थोड़ी इस्तेमाल होती है। हाँ, पर उसका नुकसान भी होता है। उसका नुकसान ये है कि आपकी स्किन थिन हो गई, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई, आप उस स्किन के ऊपर और कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ज़्यादा देर गैस के आगे खड़े होंगे तो स्किन जलने लगेगी, आप धूप में खड़े होंगे तो स्किन लाल होने सेंसिटिव लगेगी, हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और अब अगर आप उस क्रीम को रोकेंगे तो आपकी स्किन सडनली डार्क हो जाएगी, तो आप फिर थक हार के देन यू अगेन रीच फॉर द क्रीम। तो इट्स अ वेरी विशियस सर्कल। तो आप जितनी जल्दी उससे अपने आप को जितनी यंगर एज में निकाल पाएं वो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं डार्क सर्कल्स पर। ये क्यों होते हैं डार्क सर्कल्स, और क्या क्योरेबल हैं? लोग क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करते हैं डार्क सर्कल्स से निपटने के लिए, क्या क्योरेबल है ये? मुझे लग रहा है आप मेरी प्रैक्टिस बंद कराएंगे, क्योंकि मैं सब चीज़ को बोलूंगी कि वो मेंटेन होते हैं। मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं चांतारे दिखा नहीं सकती। अच्छा। नहीं तो मतलब आप वो बताइए जो लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हाँ, अपने देखिए, घरों में। अंडर आई की कहानी ये है कि स्किन इज थिनर,
बहुत पतली स्किन है। हाँ। तो अगर कुछ भी आप स्ट्रेस में हैं, सो नहीं रहे हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, तो ब्लड फ्लो यहाँ से नहीं होगा और वो डार्क नज़र आने लगेगी। लेकिन एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन वो भी है जिसके जेनेटिक है। आप अगर जब मेरे पास कोई अंडर आई सर्कल लेके आता है तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि हुम डू यू रिजेंबल, योर मदर और फादर, डू दे हैव, क्या उनकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं? क्योंकि वो अच्छा। फिर आपका जेनेटिक उसमें एलिमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस जेनेटिक एलिमेंट को भी आपको संभाल के रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन हो रही है, डार्कनेस हो रही है, हम इस तरह असेस करते हैं कि क्या वो पूरा स्किन डार्क है, नीचे का और ऊपर का। ज़्यादातर जो थकान वाले अंडर आई सर्कल होते हैं वो आधे होते हैं, उसमें पूरे गड्ढे नहीं बने हुए होते। जब आप थक जाते हैं, थक tired जाते होते हैं, बिल्कुल। तो उसका तरीका ये है कि जब आप थक रहे हैं, थकने का मतलब क्या है कि ब्लड फ्लो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, जी। आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड फ्लो को कैसे अच्छा करेंगे? मसाज Sleep। करके। स्लीप तो कर ही नहीं रहे हैं, वो तो अगर अच्छा। आप नहीं कर- अच्छा, बिना मसाज स्लीप करके के। ओके। वो मैं लिख के दे दूंगी तो लोग कहेंगे हम तो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। अच्छा। फिर वहां पे रेस्ट्रेन आ जाएगा। वो प्रैक्टिकलिटी समझ बड़ी गई। दिक्कत होती है। तो हम्म। मसाज, तो अब मसाज करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी स्किन में क्रीजेस होती हैं। जैसे किसी कपड़े में क्रीज होती है और जब आप आयरन करते हैं तो आप एक डायरेक्शन में करते हैं, आप ऐसे ऐसे आयरन नहीं करते। सॉरी, मैं माइक को बहुत हिलाती हूँ। सीधा आयरन करते हैं, हाँ। आप एक तरफ आयरन करते हैं, तो यही हाल आपकी स्किन की क्रीजेस का है। तो आप इन टू आउट मसाज करेंगे, अंदर से लेके बाहर तक फिंगर लेके गए, फिर उठा लीजिए, ऐसे वापस मत लेके आइए। अब क्योंकि आपको मसाज करनी है, अगर मैं अपनी ड्राई फिंगर से मसाज कर रही हूँ तो देयर इज अ फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बादाम ऑयल। तो आप हल्का सा बादाम ऑयल लगाइए और उससे 10 स्ट्रोक्स नीचे और 10 स्ट्रोक्स ऊपर। रोज नहीं भी करते हैं तो जिस दिन आपको लग रहा है कि थकान लग रही है, नहीं सो पा रहे हैं, वो जो नुस्खे हैं ना कि आप ठंडा क्यूकम्बर रख लीजिए, वो जो एक फोटो आती है कि आप खीरा रख के लेटे हुए हैं, हाँ। या आपने आइस बड़ी बैग famous ठंडे photo रखे, होती है। जी वो दिमाग में फौरन आ जाती है स्किन बोलते केयर ही। के नाम पे वही फोटो आती है। तो उसका मकसद यही है कि जब आप कोई भी ठंडी चीज आंखों पे रख के बंद करके सुकून से लेटेंगे तो वो ठंडी चीज जो है कंस्ट्रक्शन करेगी और Absorb। वो एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगी। तो मकसद सिर्फ यही है। तो इससे क्लियर आउट हो जाते हैं, काफी हद तक क्लियर आउट हो ट्रीटमेंट के जाते लिए हैं। जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे क्लियर आउट नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। जो हम अंडर आई क्रीम्स देते हैं, लेकिन वो भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं देती हैं। कम से कम 2 महीना आप लगाएंगे तब आपको फ़र्क लगेगा। लेकिन अगर आप क्रीम लगा रहे हो और आपकी दिनचर्या वही आपने चल कोई रही है, ऐसा केस देखा डॉक्टर जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और उसे ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वी लगा हो? देखो, जिसको पैथोलॉजिकल डार्क सर्कल हो गए, एक होता है फिजियोलॉजी विच इज़ वेरिएशन ऑफ नॉर्मल, एक होता है पैथोलॉजी विच इज़ डिजीज़। तो जब आप पैथोलॉजिकल डार्क सर्कल लेके आते हैं तब तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं ना, फिर ट्रीटमेंट करते फिर हैं। ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अंदर आपकी लेज़र ट्रीटमेंट भी है, उसके अंदर हम जो आर्जिनिन ट्रीटमेंट्स करते हैं एंजाइम से, फिर तो आप ट्रीटमेंट वाले उसमें आ गए ना। हम तो ये चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, नेचुरली ठीक हो जाए। इतना कर लें कम से कम। बड़ी बात। जैसे बढ़ती उम्र ना के बाद डॉक्टर शैला, ऐसा होता है कि फेस चेंज होने लगता है, फेस का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, स्किन भी लूज होती है। तो क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, एजिंग तो इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, आपकी उम्र बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट कई लोगों को आपने देखा है कि एजिंग को भी वो लोग रिवर्स कर देते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी उम्र इतनी है। तो स्किन पे सबसे पहले दिखता है, हाँ। फेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप देखते हैं। तो जो जिन लोगों की एकदम से शक्ल बदल जाती है, फेस बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ, क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है? निधि, आजकल तो फेस जो है ना एक्सेस ट्रीटमेंट से ज़्यादा बदल रहा है। शायद अच्छा। उम्र से नहीं बदल रहा है। हाँ। आजकल जो हम ज़्यादातर लोगों को देख रहे हैं उसमें फेमस स्क्रीन पर्सनालिटीज़ भी हैं, एंड आई हैव टू से तुम्हारी टीवी पर्सनालिटीज़ भी बहुत सारी हैं। मैं उसी उम्र से यहाँ तक आई हूँ, सो नाउ आई सी देम, दे हैव चेंज्ड कंप्लीटली। उसको हम बोल रहे हैं आजकल पिलो फेस। ये ऐसे आंखें छोटी हो गई हैं और यहाँ पर चीक्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, उसको पिलो फेस बोला जा रहा है। क्योंकि वो जो एंटी एजिंग करते करते जो फिलर्स इधर लगा, अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 से 20 साल में वो पिलो एक तरह से, जैसे आप लेटते हैं ना तो इस तरह से आपकी हाथ पे आप लेटते हैं तो तो स्किन वैसे ही हो जाता है, वो हो गया है, स्वेल हो जाती है। स्वेल हो गया। वो फिलर एक जगह जाके बस अब सेट हो गया है वहां पर। तो आजकल जो दिक्कत है वो एंटी एजिंग, इतनी चीजें मौजूद हैं और
आप तो आज देख रहे हैं ना, वो 10 साल बाद कैसे आपकी शक्ल को करेगी वो आपको नहीं समझ आ रहा है। तो आपको करना ये है कि पहले तो एजिंग समझना है। एजिंग स्किन पे जा रही है, अंदर मसल्स पे जा रही है और फिर बोन स्ट्रक्चर पे भी जा रही है। हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी इरोड हो रही है। और दूसरा आपको ये समझना है कि ग्रेविटी, हम अर्थ पे रहते हैं तो हर चीज़ नीचे ढलकती है, तो एवरीथिंग गोज़ डाउन। ये आपका नीचे नज़र आने लगा, ये, और जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो है ये टीयर ड्रॉप डिफॉर्मिटी बोला जाता है। आंखें जो हैं उसके नीचे आपको लगने लगता है कि लेयरिंग लेयरिंग हो गई है। तो रिंकल्स। इसी को दूर करने के लिए, जैसे एंटी एजिंग में जो बात थी, बोटॉक्स की बात थी, तो वो आपके डायनेमिक रिंकल्स के लिए यूज हो रहे हैं। डायनेमिक मतलब जब आप हंसते हैं तो ये क्रोस फीट आई, आपकी ये फ्राउन लाइन्स आ रही है तो वहां पर आपने बोटॉक्स किया, उसके बाद ये जो लाइन्स आ रही हैं इसमें आपने फिलर्स किया। मैं ये सब बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज anti-aging is a concept. The whole idea is to accept what you are. और वो धीरे धीरे आप जो है कहीं ना कहीं आजकल वो जो इनसिक्योरिटी हो गई है कि 50 इज द न्यू 40 एंड 40 इज द न्यू 30, वो नहीं होगा। आप उसको वहां रोक सकते हैं पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसको, आप क्योंकि मौजूद हैं चीजें, 2026 में आप जी रहे हैं तो कीजिए, पर उसके बाद उससे थोड़ा सा वफादार रहिए। होता क्या है कि एक बार करते हैं घर में, ज्यादातर जब कोई शादी वगैरह होती है ना, आजकल मदर ऑफ द ब्राइड, फादर ऑफ द ब्राइड आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। एंड आई रियलाइज कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे माँ बाप हमारी उम्र के थे, बल्कि हमसे छोटे थे, तो दे वर यंग, पर उस जमाने में वो माँ बाप का वो करते थे। आजकल एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक यंग ऑल्सो। तो आप जो भी करें उसको थोड़ा सा उसको रिपीट करें, ऐसा नहीं है कि एक बार करके छोड़ दें। तो इसलिए तो यहाँ मसाज का रोल, देखिए हर कोई तो बोटॉक्स नहीं कराता, हाँ, लेकिन क्या मसाज का यहाँ रोल होता है? फेशियल योगा का रोल, फेशियल योगा का रोल होता है। बिकॉज फेशियल योगा जब आप करते हैं तो आप मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कुछ आप बता सकते हो? वो आप YouTube पे देखिए, बड़े आराम से अच्छा, आपको पूरी वो एक्सरसाइज मिल जाएगी। एंड इट इज़ अच्छा। अ 10 मिनट्स रूटीन। पर वो फिर वही बात है ना कि अगर आप अगर आप वॉक कर रहे हैं और आप हफ्ते में एक दिन वॉक करके सोचें कि उस वॉक का फायदा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो इट हैज़ टू बी अ रेगुलर थिंग। तो अपनी स्किन के ऊपर से स्किन की हेल्थ के लिए सिरम्स लगाइए, स्किन की मसल्स के लिए फेशियल, मसल्स के लिए फेशियल योगा कीजिए, और बोन डेंसिटी को बनाने के लिए अपना कैल्शियम और विटामिन D3 बिल्कुल सही रखिए। कैल्शियम और विटामिन एंड D3। विटामिन D3, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में विटामिन D3 की बहुत बुरी हालत है, सबका ही कम आता है। तो वो हर 6 महीने में एक बार आपको उसको चेक करा के उसको पूरा करें। तो डॉक्टर, खाने से कुछ फर्क पड़ता है स्किन पर? हम आजकल जैसे कोलेजन का ज़माना है कि कोलेजन जो है वो हम खाने के लिए दे रहे हैं और सर्दी में हम देते हैं। ज़रूरत इसलिए पड़ी, ऐसा नहीं था कि पहले एजिंग नहीं होती थी। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो स्किन स्ट्रेस में ज़्यादा आ गई है, तो इसलिए उसको ये हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। कोलेजन इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन। कोलेजन जो है वो आपकी स्किन में भी होता है, हेयर में भी होता है, नेल में भी होता है, और नॉर्मली आपकी बॉडी में बन अपनी रहा है। बॉडी में बन रहा है। उसके लिए लेकिन आपको सर्टन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको विटामिन C चाहिए, जिसके लिए आपको जिंक चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो खाने में डेफिशिएंट होता है तो फिर वो कोलेजन की क्वालिटी खराब हो जाती है। नॉट दैट कि कोलेजन बन नहीं रहा है, लेकिन कोलेजन के अगर स्ट्रैंड्स ऐसे होने चाहिए तो वो थोड़े से ऐसे बनते हैं। और आजकल क्योंकि वो अवेलेबल है, तो सर्दी में कोलेजन जैसी चीज जो है वो हमेशा सर्दियों में खानी चाहिए। उसको डाइजेस्ट होने में बहुत मेहनत लगती है, बॉडी नीड्स दैट मच ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट कोलेजन। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब अगर आप कोलेजन लेते हैं तो दैट रियली हेल्प्स इन द लॉन्ग। और वो लगता है आपकी स्किन वो लगता है वो आपकी जो है रिपेयर करता है। तो जो कोलेजन रिच फूड्स हैं उनको लेना चाहिए। कोलेजन रिच फूड्स अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो है सी फूड है, तो वो हमारी जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। वेजिटेरियन के लिए क्या है? वेजिटेरियन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सारी दिक्कत तो यही है कि प्रोटीन, आप सोचिए ना, प्रोटीन का सोर्स, आप अगर एक वेजिटेरियन है तो आपका प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल, पनीर, सोया, उसमें कोलेजन नहीं बनेगा। या फिर बीन्स। तो यहाँ पर टैबलेट और उसकी जो है वो फायदा हो जाता है। सप्लीमेंट्स जो है वो करने चाहिए, लेने चाहिए। और कब से? 45 प्लस लेने 45 प्लस वंस अ ईयर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। सप्लीमेंट्स आजकल वेजिटेरियन सोर्स वाले भी वो कोलेजन बना के लाए, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, पर उस पे ग्रीन डॉट है, तो वो लीजिए, क्योंकि आप कितना भी डाइट में नहीं आएंगी वो चीज़ें, वो नहीं आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली। मैंने बहुत
रिसर्च की, बहुत ढूंढा, वो साल्मन और फिश और एग्स पे ही उसी में ही आके है। रह जाता है। तो बहुत इसलिए अच्छी इंफॉर्मेशन आप दी। अब आते हैं मैन के स्किन केयर पे। हम्म, हर बार अंडर एस्टिमेटेड है, जैसे आपने पहले भी कहा। उनको ऐसा लगता है, या मैंने ऐसा सुना है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि मैन ये कहते हैं कि हम तो पुराने ज़माने में, दादी नानी के ज़माने में हम विश्वास रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कुछ कुछ लगाना, ये तो औरतें ही लगाती हैं। तो मैन स्किन केयर कैसे करें? जो दाने निकल जाते हैं चेहरे हाँ। पर मैन के, वो कैसे अवॉइडेबल हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेल और फीमेल स्किन में फ़र्क क्यों है और क्या है। ठीक। वो हार्मोनल फ़र्क है। हम्म, हमारा जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो स्किन को थोड़ा-सा थिन और सेंसिटिव करता है। जब आपने देखा होगा कि मेनोपॉज़ के बाद, जब मेनोपॉज़ल एज पे विमेन पहुँचती हैं, तो उसके बाद उनकी स्किन मैनली हो जाती है, माने ड्राई हो जाती है, थिक हेयर आने लगते हैं, हम्म, सेंसिटिविटी थोड़ी-सी वो हो जाती है, बढ़ जाती है बेसिकली, द स्किन बिकम्स ड्रायर, रफर। ड्राई, हाँ। तो मेल के, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है और इस वी ऑल हैव बोथ द हार्मोन्स, पर वहाँ टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा है तो स्किन इज लेस सेंसिटिव, स्किन इज थिकर। एंड स्किन की जो रेजिस्टेंस है, जो मेलानिन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो मेल की स्किन में वो ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। दूसरी चीज़, जो मेल हेयर हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल एरियाज हैं आपके, जो बियर्ड का एरिया है, वो पूरा का पूरा, बाल के नीचे की स्किन तो आपकी छुप गई। अगर आपने बियर्ड बियर्ड रखी तो वो एक प्रोटेक्शन हो गया, अगर आपने डेली शेव किया तो वो एक एक्सफोलिएशन हो गया, तो वो आपका नेचुरल होता चला जा रहा है। तो उससे नुकसान ये हुआ कि मेल थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गए कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोज होता है। अगर आप और मैं धूप में जाएंगे तो सबसे पहले धूप किस एरिया को अफेक्ट करेगी? ये नोज को। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर सीधे फेस। यहाँ। सीधे यहाँ आएगी और या उसके फिर ये बाद ये, चीक्स, हाँ। बस। तो वही आप देखिए, जो आउटडोर काम करते हैं, देखिए उनको, ओके, वो उनका यहाँ पर ये क्रीजेस बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, फिर स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और जेनेटिकली भी कई बार कई फैमिलीज में ये स्किन काली होने लगती है। इसको हम स्पेक्स पिगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे चश्मा आपने लगाया हुआ हो तो उस तरह से वो पिगमेंटेशन होने लगती है। अब इसमें अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान का मतलब यही है कि जब आप थोड़ा सा धूप में, धूप की कहानी भी यह है कि 11 बजे से 4 बजे तक की जो धूप है, दैट इज द बैड सन। मतलब यूवीए यूवीबी उसमें ज्यादा होते हैं। यूवीए कॉजेज एजिंग, बी कॉजेज बर्निंग। तो कहीं ना कहीं वो मेल स्किन इतनी थिक होती है कि उसमें बर्निंग वाली कहानी नहीं आती है, पर एजिंग अच्छा। वाली तो आती है। तो वो एक्सेलरेट हो जाती है एजिंग। आप एक मेल और फीमेल सेम एज का अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेल की स्किन इज थिकर और उसमें क्रीजेस ज्यादा हैं, अगर अच्छा। हम सेम उसका कर रहे हैं, बिकॉज वो हार्मोनल फर्क है। तो कहीं ना कहीं जब आप बाहर जा रहे हैं, एक हल्का सा कैलामीन लोशन लगा लीजिए। अब जैसे मैंने बोला कि स्किन की जरूरत है क्लिनजिंग, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, तो वो तो ह्यूमन स्किन की जरूरत है ना, वो मेल और फीमेल की नहीं है खाली। तो थोड़ा सा उसमें ध्यान कर ले, एक ड्रॉप लेके उसको अच्छी तरह लगा ले। और अगर मुझसे कोई ये पूछे कि अगर आपको सिर्फ एक ही कोई स्किन केयर प्रोडक्ट दे दीजिए कि जो बस उसी से काम चल जाए, तो वो है मॉइस्चराइजर। तो अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो उसका जो प्रोटेक्शन का जो उसका काम है, बैरियर फंक्शन है कि वो बाहर की चीजों को अंदर ना जाने दे, वो बहुत अच्छा तो रहेगा। कोई भी कोई भी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है। जैसे सर्दी में हमेशा थिक क्रीम्स की जरूरत होती है, अब जैसे ही 5-6 दिन से मौसम बदला है तो वो क्रीम से पसीना आने लगा है, तो अब आप लोशन पे आ जाइए। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो आप जेल पे आ जाइए, जेल एलो पे। जेल लगा लीजिए। तो आपको जो सूट कर रहा है। कुछ ना कुछ लगाना जरूरी है। मतलब अच्छा। नेकेड स्किन से बाहर मत जाइए, मतलब ड्राइनेस से भी बचना चाहिए। ड्राइनेस से ही बचना चाहिए। हम्म। अब जैसे दाने निकल आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, या शरीर के किसी भी हिस्से में दाने आ जाते हैं, वो क्यों होता है? ज़्यादातर जो है वो एक्नीफॉर्म लीजन होता है। एक्नीफॉर्म का मतलब है कि एक्ने की तरह का लीजन, और वो ज़्यादातर जो सिबेशियस ग्लैंड जो हमारा है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो यंगर बच्चों में जो एक्ने आते हैं, फेस, वी ऑफ नेक, अपर आर्म, अपर बैक, ये वो एरियाज हैं जिसमें ज़्यादा पसीना और ऑयल सिक्रीट हो रहा है। अगर आप बाहर गए और पसीना बहुत आ रहा है और आपने उसको साफ नहीं किया, वो इन्फेक्ट होके, हर ग्लैंड की जड़ में एक बैक्टीरिया रहता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नेस, जो उसका घर है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वी कॉल देम कॉमन सेल। कॉमन सेल मीन्स दे आर पार्ट ऑफ आवर फ्लोरा।
अगर वो नहीं होंगे तो हमारे पे फिर हमारे शरीर में बैक्टीरिया और फंगस का बैलेंस होता है। जब लोग ज़्यादा एंटीसेप्टिक, हिंदुस्तानियों को एक शौक है वो एंटीसेप्टिक सोप्स का इस्तेमाल करने का, वो उतना नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एंटीसेप्टिक सोप का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस बढ़ जाएगा। तो ये बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है। तो अगर इन एरियाज पे हो रहा है तो वो ज़्यादातर एक्ने फॉर्म लीजन है। बाकी जगह अगर हो रहा है तो स्वेट ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है और आपने वापस आके उसे हटाया नहीं, वो पसीना वहीं के वहीं रहा, तो फिर उस पे बैक्टीरिया काम करता है ना। और बैक्टीरिया कहीं हवा में नहीं आ रहा है, हम सबके अंदर है। तो आपकी हिंदुस्तान में एक वो हमारी रीत है ना नहाने की, कि सुबह भी नहा के निकले। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, वहाँ नहाना इज नॉट अ बिग थिंग, बिकॉज उनको पसीना नहीं आता। पर जिनको पसीना आता है उनके लिए तो फिर नहाना ज़रूरी है। उनके लिए वही तो कह रही हूँ कि हमें तो नहाना ही है। अगर आपको पसीना नहीं भी आ रहा है तो आपको बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए, यही तो फ़र्क है ट्रॉपिकल कंट्री की स्किन केयर और एक टेम्परेट कंट्री की स्किन केयर में। ट्रॉपिकल कंट्री में आपको अपने शरीर को साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो वो शरीर में ही जो बैक्टीरिया और फंगस है वो पसीने के ऊपर काम करके उसको इन्फेक्शन करेगा। अच्छा। और दूसरी हाँ, चीज़, जी। जो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने नुस्खे आपने इस्तेमाल किए। लोग बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, लहसुन अदरक लगाते हैं, ठीक है लगा लीजिए। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर रही है पसीने को। पर दिक्कत क्या है कि अकल नहीं लगाते। मुल्तानी मिट्टी तो गर्मी का प्रोडक्ट है ना, अगर आप उसको सर्दी की ड्राई स्किन में और लगाएंगे dry तो हो क्या जाएगी। होगा? सारी दिक्कत तो यही है कि वो अंधाधुंध और दिमाग बंद करके जो चीजें वो नकल इस्तेमाल में भी की अकल जाती हैं, चाहिए। नकल नहीं कर सकते। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, तो हमें अपने लिए चीजें ढूंढनी और संभालनी पड़ेंगी। तो ये आपने एक एंटीबायोटिक क्रीम लगाई, बहुत सारे कैलेंडुला मिक्सचर लगता है, ये सब एंटीसेप्सिस है। अगर आपने ये सब लगाया और कम से कम आपको 10 दिन हो गए लगाते हुए, फिर भी आपको लग रहा है कि ये लगाने से शायद वो तो सूख रहे हैं जो थे पर नए आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्टर की विजिट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नहीं तो वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतना बढ़ जाएगा कि ये सर्कल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट, इल्तिजा ये होती है कि इन्फिनिट मत वेट करें किसी भी चीज़ का, कि अभी तो आप होम रेमेडी कर रहे हैं, अभी आप होम्योपैथी कर रहे हैं, अभी आप फलाना कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग्ड है तो दिखाएं। यू हैव टू इंटरवीन समवेयर फॉर इट टू स्टॉप ना। कहीं तो आप उसमें कॉमा लगाएंगे तो सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा। तो मैम क्या अगर ऑयल लगाते हैं तो उससे दाने बढ़ते हैं? अगर गर्मी में लगाएंगे, पोर सोचिए ना, ऑयल का मॉलिक्यूल बड़ा है, तो अगर आपने गर्मी में ऑयल लगाया, और ऑयल भी हम जो डिवाइड करते हैं वो थिक और थिन ऑयल से करते हैं। अच्छा। ऑयल मसाज की तो बात हम कर ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप कीजिए हफ्ते में एक बार ऑयल, लेकिन आपका ऑयल चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेदर। सर्दी में आपके पोर्स क्योंकि बंद होते हैं, तो आप कोई भी थिकर ऑयल, विच कैन बी बादाम ऑयल, विच कैन बी तिल का तेल, विच कैन बी सीसम ऑयल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पसीना आने लगता है, पोर्स खुलने लगते हैं, अगर इसमें आपने थिक ऑयल यूज़ किया तो वो पोर को ब्लॉक कर देगा और दाने होने लगेंगे, क्योंकि पोर ब्लॉक हो गया और अंदर से सिक्रीशन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो जाएगी। अब आपको थिनर ऑयल पे आना है, जिसके अंदर कोकोनट ऑयल, उसके बाद बेबी ऑयल, जैस्मिन ऑयल, क्लियर जो ऑयल्स आते हैं वो वाले गर्मी के तेल। और जैसे बॉडी वैक्स कराते हैं, फीमेल भी कराती है, मेल भी कराते हैं, तो वो सेफ होता है कराना? निधि, आज तक कोई ऐसी ब्राइड नहीं है जिसने पहली बार वैक्स कराया हो और वो परेशान होकर मेरे पास ना आई हो। बिकॉज होता क्या है कि पहली बार आप सब कुछ, एक तो शादी का ये जो ब्राइडल की कहानी हो गई है ना, कि आज तक तो आपने कुछ नहीं कराया पर अब आपको सब कुछ अब कराना सब है, कुछ कराना है। विच इज सो रॉन्ग। एंड आई ऑलवेज से कि शादी तो एक दिन है, उसके बाद आप बाहर जा आप रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। नए घर में जा रहे हैं, आपका खाना पीना बदलेगा, पानी बदलेगा, आप ये इन्फेक्शन लेके जाएंगे। तो ये जो है वैक्स के लिए कहानी ये है कि खासकर जो बैक या चेस्ट वैक्स, जो बॉडी वैक्स हो रहा है जहाँ पर पतले बाल हैं, विलस हेयर है, बाल दो तरह के हैं, एक है थिकर हेयर, ये जो है ये थिक हेयर है, इसको आप वैक्स करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ये एक सतह पे होते हैं। लेकिन जो बॉडी के ऊपर हेयर हैं, जो बॉडी हेयर हैं, वो पतले बाल होते हैं और उनकी जो जड़ होती है वो ऊपर नीचे होती है। तो जब आप वैक्स करते हैं, कोई ऊपर से निकला, कोई नीचे से निकला, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब है कि हर हेयर की जड़ में एक बैक्टीरिया, जैसे मैंने पहले कहा प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नेस रहता है, वो स्पिल ओवर होकर स्किन के ऊपर आ जाता है। तो अगर उस वक्त आपने क्लीनिंग नहीं की, एंटीबायोटिक क्रीम नहीं लगाई,
वो फॉलिकुलाइटिस, जो दूसरा आजकल जो मैं देख रही हूँ 12th की फेयरवेल चल रही है, तो सारी यंगर लड़कियां वो ब्लाउज पहनने के चक्कर में सब आ रहे हैं, सब एक बार सब वैक्सीन करा बैक। के वापस आ रहे हैं। तो अगर पहली बात, अगर आपको शादी के लिए या किसी उसके लिए वैक्सीन कराना है, तो वो पहली बार नहीं होना चाहिए शादी से पहले। थोड़ा सा 4-6 महीने पहले से आप शुरू कीजिए कि जो मैक्सिमम हेयर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, और जो इमीडिएट फंक्शन से पहले उसमें ब्लीच से काम चलाइए, बिकॉज वो पतला बाल है, वो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो वैक्स किसी को नुकसान ना करे, ये बहुत मुश्किल से होता है, खासकर बॉडी वैक्स। तो हर किसी को करता है, हर किसी को करता है, तो दाने आते हैं। इसीलिए बाजार में जो इतने वैक्स हैं, रीका वैक्स है, चॉकलेट वैक्स है, एलो वैक्स है, क्यों ज़रूरत पड़ी? तो ये जो इसी क्रीम आती है मैम, वो ठीक रहती है? क्रीम के साथ दिक्कत क्या है कि क्रीम ऊपर से बाल हटा रही है। क्रीम का मकसद ये है कि वो जो प्रोटीन है बाल का, उसको डिसॉल्व करके हटा रही है, पर नीचे से तो बाल उग रहा है, 2 दिन में फिर आ जाएंगे। तो इट कैन बी एन इमरजेंसी सोल्यूशन कि आपको पार्टी में जाना है और आप वो कर रहे हो, पर इट कैन नॉट बी योर परमानेंट गो टू थिंग। तो इसीलिए खासकर शादी से पहले 6 महीने पहले गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एक सलाह मांग लें। हम ये नहीं कह रहे कि वहीं पर ही हो, उसके बाद फिर आप अपने पार्लर से जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, कर रहे हैं, सो दैट एक टाइम फ्रेम बन जाए एंड यू डोंट गेट स्टक विथ समथिंग लाइक दिस। और अगर दाने हो गए सपोज वैक्स कराने के बाद, किस लड़के को भी या लड़की को भी, तो फिर एंटीबायोटिक लगानी भी पड़ेगी, और अगर लगाने से ठीक नहीं हुआ तो खानी भी पड़ेगी। और फिर ये प्रे कीजिए कि निशान ना पड़े। अब आते हैं मैम हेयर केयर पर, बिल्कुल। एंड दिस इज द मोस्ट सर्च्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चंस कि बालों की सेहत जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी केयर कैसे करें? बेसिक मिनिमम केयर क्या होती है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी? बाल जो है वो आपकी सेहत का, अंदरूनी सेहत का आईना है। तो अंदर से कुछ भी हिलेगा तो सबसे पहले बाल गिरने लगेंगे। जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद एवरीबडी केम विद दिस मच ऑफ हेयर फॉल, तो हमें भी डर लग रहा था क्या हम इसको रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक तो वो कोविड था और दूसरा स्ट्रेसफुल पीरियड बहुत ज़्यादा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा, थोड़ी सी इधर आपने मल्टीविटामिन दिया, थोड़ी सी ट्रीटमेंट की, सब रिकवर हो गया। पर हेयर केयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। इट्स नॉट अ एक दिन का कि आपने पर वीक चंपी कर ली तो आपकी हेयर केयर हो गई। जब तक आपका विटामिन डी सही नहीं होगा, जब तक आपका ब्लड आयरन, फेरिटिन एक स्पेसिफिक आयरन है जो हेयर को ही, देखिए क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हैं तो आपने जो भी खाया, जो बॉडी की सबसे ज़रूरती चीज़ें हैं, उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ, वो हीमोग्लोबिन में चला गया। हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, तो जिंदा तो रहना ही है, तो Correct. ऑक्सीजन तो चाहिए ही। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी जिंक और वो था बॉडी की कोलेजन बनने में चला गया, सब जगह चला गया। हेयर इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको अपना न्यूट्रिशन जब ही मिलेगा जब आपके पास एक्सेस होगा। तो इंटरनल और एक्सेस आपके पास कभी होता नहीं है, क्योंकि इतना आप ना खा रहे हैं आजकल, तो वी ऑल आर सो, आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया है। तो ऑयल बेस्ड जो विटामिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए तो घी की जरूरत भी थी, तो अब तो बिल्कुल ही रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स पे चले गए हैं, तो वो विटामिन्स आपके वो नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात, अगर हेयर 2-4, आइडियली किताबों में जो लिखा है 100 हेयर्स पर डे गिरना भी नॉर्मल है, पर 100 हेयर इज अ वेरी बिग नंबर। उतने बाल जब गिरते हैं तो वो दिल और टूटता है, और वो स्ट्रेस से और बाल गिरते हैं, और वो गुच्छे अगर बालों के दिख गए तो और गए दिल तो टूट और गया। तो इसलिए पर वही बात, जैसे जब हम ऑनलाइन भी करते थे, हम फोन इन करते थे, तो पीपल वुड फोन अप एंड आस्क के बाल गिर रहे हैं क्या करें, तो वो बस इतना ही कर रहे हैं, कॉमन पर क्वेश्चन, वो इतना ही कर रहे हैं, वो बस फोन करके पूछ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हैं, नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और वो डर्मेटोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो नॉर्मल जीपी हैं जिनके पास आप रूटीन चेकअप्स के लिए जाते हैं, वहाँ पर ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें विटामिन D3, विटामिन B12, फेरिटिन एंड जो आपका सीरम कैल्शियम है, ये किया जाएगा। 90% जो लोग मेरे पास आते हैं उनका फेरिटिन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब तक आप इंटरनली ठीक नहीं होंगे, वो एक्सेस हेयर फॉल नहीं ठीक होगा। उसके अलावा
सीजनल हेयर फॉल होता है, बरसात में, मॉनसून में सीजनल होता हेयर है। फॉल होता है। और दिल्ली जैसे ये नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर, बहुत सर्दी जब होती है दिसंबर में, तब तब भी भी हेयर फॉल होता है। बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी अपनी वजहें हैं। जैसे एक्सेस सर्दी जब होती है तो ब्लड की सर्कुलेशन पेरिफेरी पे कम हो जाती है, द बॉडी इज ट्राइंग टू कंजर्व स्कैल्प पे। एनर्जी, तो स्कैल्प की ब्लड फ्लो कम हो गई। वहां पर अगर आप वार्म ऑयल की मसाज कर रहे हैं तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं। वहां पर आप मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो वो हेयर फॉल कम होगा। मॉनसून में ज्यादातर हेयर गो इनटू द फॉलिंग फेज, तो इसलिए होता वो है, झड़ते ही हैं झड़ते ही हैं नेचुरली। नेचुरली। और आप उनमें से जो बाल गिर रहे हैं उनको उठा के देखिए, उन सब की जड़ में एक वाइटिश सा डॉट होता है। जो वाइटिश डॉट होता है, इसका मतलब कि हेयर अपनी रूट शीथ, हेयर पे एक रूट शीथ होती है, उसके साथ बाहर आ गया, नया बाल आ जाएगा। देखिए, अगर आप और मैं बाल काटे नहीं तो क्या हमारे बाल घुटने तक हो जाएंगे? लगता तो ये है ना कि भाई बाल अगर आप काट नहीं रहे हैं तो वो बढ़ते चले जाएंगे, हाँ, ग्रो बढ़ते हो चले जाएंगे। जाएंगे। जी। नहीं, हम सबका एक जेनेटिक क्लिक है। एक लेंथ तक हमारा बाल बढ़ेगा, उसके बाद वो जड़ से निकल जाएगा और फिर नया बाल उगना शुरू हो जाएगा। हेयर की जिंदगी एक साइक्लिकल जिंदगी है। तो एट अ टाइम हमारे सर में 30% ऑफ द हेयर आर इन द ग्रोइंग फेज, 30% आर इन द रेस्टिंग फेज, जो वो ना बढ़ रहे हैं ना गिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 40 to 60% गिरने वाली स्टेज पे भी हो रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप सोचिए कि अगर बाई चांस कुछ आपकी स्ट्रेस आ गया, बॉडी स्ट्रेस आ गया, इट कैन बी अ फिजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी अ मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब है कि अगर आपको कोई भी टाइफॉइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, या बहुत भाग दौड़ हो गई, इवन घर शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है। तो वहां पर जो बाल शायद जिसको और अभी 1-1.5 महीने रहना था, उसकी सप्लाई एकदम खत्म हो जाएगी और वो हाथ में आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि सडनली इतने सारे बाल आ गए, लेकिन वो जो खत्म हो रहा था वही है, नया बाल वापस आ जाएगा, वापस आ तो ये जाएगा। जो नेचुरल तरीके होते हैं, केला लगा दिया बालों में या शहद लगा ली, या फिर तरह तरह के रेमेडीज़ होते हैं, या तरह तरह के पानी पीना होता है, क्या इससे हेल्प होता है? हेयर की हेल्थ के लिए दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है स्कैल्प की हेल्थ, जिसके अंदर आपको डैंड्रफ परेशान कर सकता है, इचिंग परेशान कर सकती है, रेडनेस हो रही है वो परेशान कर सकती है। जी। और अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो वो बालों को पकड़ नहीं पाएगी, तो वो बाहर निकलते हैं। दूसरा है ये बाल। तो अगर ये बाल ड्राई हो रहे हैं, इसमें आपकी सही से कंडीशनिंग नहीं है, आपने कटिंग नहीं कराई है, नीचे से स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो जितने भी ये हेयर मास्क की बात हो रही है, वो चाहे केला है, वो चाहे हनी है, वो इसकी लेंथ, इसके लिए अच्छा। इसको स्मूथ कर रहा है कि ये एक दूसरे से अड़े नहीं, और जब आप कंघा करें तो 4 बाल आपके हाथ में ना आए। वो सब स्कैल्प के लिए नहीं है? स्कैल्प के लिए नहीं है, वो है ही नहीं। स्कैल्प को क्या करेगा? स्कैल्प के पोर्स, ये सब इसका यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ मॉलिक्यूल का चक्कर। मॉलिक्यूल, स्किन ऐसी कोई छन्नी नहीं है कि आप कुछ भी लगाएंगे और वो अंदर टप 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 अंदर चला जाएगा। वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो स्कैल्प पे जो काम करता है वो, जैसे मेथी दाने का आप पानी लगा रहे हैं, या डैंड्रफ के लिए लोग नींबू या प्याज का जूस लगा रहे हैं, वो वो आप scalp स्कैल्प के को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही कहानी कि होम रेमेडी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उसने वो रिजल्ट नहीं दिया व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, फिर आपको हेल्प की जरूरत है ना। तो फिर हम लोग जो चीजें देते हैं, फिर हम लोग, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें भी हो फिर सकती आप उसको वही कि आप अनएंडिंग बस ये गाना तो गा रहे हैं कि बाल गिरे। डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ये बड़ी दिक्कत है, जो भी जहां भी मिलता है, चाहे अब तो मूवी हॉल जाते नहीं तो मुझे तो मूवी हॉल में अक्सर लोग, मैम बाल गिर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आ ओहो। जाइए, अगर इतनी बड़ी समस्या है आपके लिए तो आप आ जाइए। अगर आपको सिर्फ मुझे यहाँ देख के पूछना है तो फिर गिरते रहिए। ये अलग बात है। तो ऐसे हेयर फॉल के साथ साथ एक और प्रॉब्लम चलती है डैंड्रफ की, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम, मेन के साथ भी एंड विमेन के साथ भी। तो डैंड्रफ आता क्यों है? क्या ऐसे स्कैल्प में अलग होता है, जिसका स्कैल्प अच्छा है उसमें डैंड्रफ नहीं आता, और जिसका स्कैल्प क्या होता है उसमें क्यों आता है? डैंड्रफ दो तरह के हैं, एक है ऑयली डैंड्रफ और एक है ड्राई डैंड्रफ। वो जो लोगों के डैंड्रफ झड़ता है और वो जो क्लाउड नजर है, वो ड्राई डैंड्रफ है। ड्राई डैंड्रफ का मतलब है कि सर्दी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि स्किन एक्सफोलिएट कर रही है अपने आप, वो 30 डेज में ऊपर की लेयर जो है वो निकल जाती है और नीचे से नई लेयर आती है। तो ये ड्राई डैंड्रफ सिर्फ वही है कि वो सर्दी में एक्सफोलिएशन बढ़ जाता है, सर्कुलेशन कम हो रही है तो जिंदगी सेल की कम हो रही है, वो बाहर निकल रहा है।
अगर इस ड्राई डैंड्रफ को आपने ठीक नहीं किया या आपने रेगुलर धोया नहीं, तो फिर वो वहाँ पर इकट्ठा होके उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, जो नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन होता है। एक होता है ऑयली डैंड्रफ, जिसमें लोगों के फ्लेक्स बने हुए होते हैं। वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑयल इतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो रहा है कि वो फ्लेक्स झड़ने की बजाय एक दूसरे से चिपक के वहीं रह जाते हैं। तो वहाँ पर आपको उसको क्लीन करना पड़ता है। किसी भी तरह का डैंड्रफ, पहली बात वो बीमारी नहीं है, वो स्किन टाइप है। जो जिसकी ऑयली स्किन है उसको ऑयली डैंड्रफ रहेगा, जिसकी ड्राई स्किन है उसको ड्राई डैंड्रफ बहुत रहेगा। डैंड्रफ को हमेशा कंट्रोल किया जाता है, ना वो बीमारी है ना वो ख़त्म होती है। और उससे वो झुंझला के कि ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो कर ही नहीं, आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। जैसे अगर स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज़र लगानी पड़ेगी, अगर पोल्यूशन है तो मुँह धोना पड़ेगा, तो इसी तरह डैंड्रफ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और डैंड्रफ का पहला उसूल है डैंड्रफ कंट्रोल का रेगुलर हेड वॉश। आपको ऑल्टरनेट डे वॉश करना पड़ेगा। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि मेल्स के बाल तो छोटे होते हैं, वॉश किया वो ड्राई हो गए। बच्चों के बाल या बच्चियों के जिसके लंबे बाल हैं, सुबह सर्द होया, उसके बाद चोटी बना के भेज दिया, तो वो जो नमी रह गई अंदर, वो तो डैंड्रफ कर देगी। वो तो फंगल इन्फेक्शन करेगा ना। अभी तक तो सेल्स ही इकट्ठे हो रहे थे, अब उनके ऊपर इन्फेक्शन भी होने लगा। तो हमेशा सर्दी में मैं ये बोलती हूँ कि सर्दी में सुबह सर्द होने की जल्दी ना करें। बच्चे जब दोपहर को आ जाएं या आप भी जब ऑफिस से आ जाएं, उस टाइम बाल धोइए, उसके बाद उसको खोल के बैठिए और ड्रायर लगा के हल्के हाथ से फिंगर ड्राई करके जड़ों को सुखाइए। तो ड्रायर से और डैंड्रफ नहीं आ जाएगा? नहीं, ड्रायर जो हम गीले बालों में ड्रायर कर रहे हैं तो वो सिर्फ पानी सुखा रहा है। दिक्कत जब होती है जब आप ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई का मतलब है कि आप सूखे बालों में ड्राई कर रहे हैं, तब वो बालों को चिड़चिड़ करता है और ड्राई करता है। जैसे हम हीट प्रोटेक्शन जितने भी वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि हीट से बाल ड्राई ना हो। पर अगर वो बाल गीले हैं तो फिर तो वो निकल ही जाएगा, फिर तो वो ड्राई कर देगा। तो मैम हम पूछ रहे थे कि ऑयल जो होता है जब बालों में लगाते हैं, तो क्या उससे भी डैंड्रफ होता है? ऑयल लगाना चाहिए बालों में? कई लोग ये सोचते हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्यों? देखिए, बाल धोने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज़ नेचुरल ऑयल सिक्रीट हो रहा है। और ऑयलिंग का जो मकसद है, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है ना, कंडीशनर नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती थी। आप जो है सर भी आंवला रीठा से धोते थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, पर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं थी ही नहीं, कोई था ही नहीं। तो ये जो ऑयल था, ये जो ऑयलिंग थी, ये नेचुरल कंडीशनर है। जी। तो जब आप ऑयल लगाते हैं, उस ऑयलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप मसाज से कर रहे हैं। जब आप मसाज करेंगे तो स्कैल्प में मसाज होगी और ऑयल आप इन स्ट्रैंड्स पे लगाएं। ये लगा के जब आप उसको वॉश ऑफ करेंगे तो काफ़ी निकल जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, वो आपके कंडीशनर का काम कर देगा। पर ऑयल सर्दी और गर्मी में ज़रूर चेंज कीजिए। ओके। और कौन हल्का लगाना चाहिए, जैसे सरसों तेल लगाना चाहिए या फिर नॉर्मल ऑयल, नारियल तेल हुआ या बेबी ऑयल हुआ? ये सरसों का तेल जो है ना, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का खौफ है और इस बात पे बहुत डिबेट चलता रहता है कि हम नहीं तो लगाना लगाते हैं, हमें कुछ नहीं होता। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे पास वो आता है जिसको एलर्जी होती है और सिर्फ एक ही तेल है सरसों का तेल जो एलर्जी करता है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप तेल को तेल की वजह से लगा रहे हैं, तेल के लिए लगा रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों वो लगाएं कि जिसमें पोटेंशियल है कि वो आपको कुछ इरिटेशन करे। आजकल वैसे भी हम सबके बाल बहुत कलर्ड रहते हैं, रीबॉन्डेड रहते हैं, तो कोशिश कीजिए न्यूट्रल से तेल लगाएं। सर्दी में आप बादाम का लगाएं, ऑलिव ऑयल लगाएं, तिल तेल लगाएं। गर्मी में आप नारियल का लगाएं, जैस्मिन लगाएं, क्लियर ऑयल जो है हल्का पतला। मैम, अब कुछ मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगी जो आप एक दो सेंटेंसेस में जवाब दे सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए एक दो सेंटेंस में बात करना। लेकिन जैसे बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं। कोशिश करते हैं। जैसे 40 की उम्र के बाद स्किन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, 40 के एज के बाद। तो 40 की उम्र के बाद जब त्वचा की जो चमक कम होती है, उसके वो क्यों कम होती है और क्या करना चाहिए उसके लिए? हमारा जो है स्किन कितनी रिजेनुएट हो रही है और कितनी रिपेयर हो रही है, वो उम्र के साथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो टिल यू आर 40 आपकी रिपेयर खुद इंडिविजुअली बहुत अच्छी हो रही है। 40 के बाद आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या एजिंग को धीमा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बिकॉज अगर आप, जैसे अभी हमने 40 तक की बात की, 40 के बाद आप एक दिन में एक विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर दीजिए, रात को आप हाइलोरॉनिक का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपकी जो स्किन की क्रीजेस हैं वो भी कम हो जाएंगी और आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है इनहेरेंट वो भी कम हो जाएगी। और महिलाओं और पुरुषों की जो स्किन एजिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? महिलाओं की स्किन एजिंग सडनली जब मीनोपॉज आता है तो एक झटका लगता है और वो बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाती है। पुरुषों की स्किन एजिंग थोड़ी धीरे धीरे होती है और उनकी स्किन थोड़ी सी थिकर होती है। तो अ 40 ईयर ओल्ड मैन एंड अ 50 ईयर ओल्ड वुमन, उनकी एजिंग बराबर होती है।
तो विमेन को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 40 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में लोग स्किन को लेकर सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? वो रिपेयर शुरू नहीं करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि अब उन्हें एक रिपेयर मैकेनिज्म में आ जाना चाहिए। उन्हें रात को एक नाइट क्रीम या सीरम्स की ज़रूरत पड़ने लगी है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो या तो बहुत कम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अब ये टाइम आ गया है कि आज के ज़माने में तो डर्मेटोलॉजिस्ट आसानी से मिल जाते हैं। जाइए और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर रहिए। और क्या सिर्फ क्रीम लगाने भर से ग्लो वापस आ जाता है आपका? अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो कुछ भी कर लीजिए, ग्लो नहीं आएगा। ग्लो क्यों आता है? जो डेड सेल्स होते हैं वो स्किन को डल बनाते हैं। तो अगर आपने अपनी स्किन को साफ नहीं रखा, एक्सफोलिएट नहीं किया, मॉइस्चराइज नहीं किया, तो डल हो जाएगी। नेचुरल ग्लो के लिए, आपकी भी वैसे नेचुरल ग्लो है, इसके लिए ज़रूरी 3 चीज़ें क्या हैं? 1, 2, 3। सबसे पहले आप रेगुलरली सफाई करेंगे ताकि स्किन से जो भी पोल्यूशन या जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स जो बन रहे हैं वो ख़त्म होते जाएं। सबसे ज़रूरी मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइज। और मॉइस्चराइज़र जो है बाज़ार में आप देखिए कि हर तरह का मौजूद है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी मौजूद है, एजिंग स्किन के लिए भी मौजूद है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है, सन प्रोटेक्शन बोलूँगी कि अब आपको, अगर आप धूप पे जा रहे हैं और ज़्यादा देर वहाँ हैं, तो थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन, छतरी लेना, स्कार्फ लेना, सनस्क्रीन शुरू कर दीजिए। एंटी एजिंग शुरू करने की उम्र क्या होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। आजकल जो है वो 35-30 पे ही लोग रेटिनॉल और ये सब लगाने लगते हैं, पर जब आप 40 पे पहुंचेंगे और आपको सच में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब तक वो काम करना बंद कर देगा। और विटामिन सी सीरम क्या सभी के लिए ज़रूरी है? नहीं, विटामिन सी सिरम इज़ अ ब्राइटनिंग सिरम। तो जिसकी स्किन ड्राई है, जिसकी स्किन डल है और 45 प्लस है, यहाँ मैं 40 पे भी नहीं ले रही हूँ, 45 प्लस है, उसके लिए विटामिन सी सिरम की ज़रूरत है। आप इतने लोगों से मिलते हैं, ऐसे कौन से मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं जो लोग अभी भी विश्वास करते हैं? नहीं, मिथ तो ये है कि होम रेमेडी जो है वो विष्णु भगवान का अवतार है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। वही है बिल्कुल, और कुछ नहीं। होम रेमेडी के साथ दिक्कत क्या है ना, किसी दिन तो आप बहुत मूड में हुए तो आपने बड़े अच्छे से दाल घिसली लगा दिया, किसी दिन आप जल्दी में हुए तो आपने उसको खरखर करके लगा दिया। या एक प्रॉब्लम मुझे लेडीज़ के साथ नज़र आती है कि उन्हें पता है कि टमाटर से पिगमेंटेशन दूर होती है, तो वो किचन में काम करते करते टमाटर लगा लिया तो वो पिगमेंटेशन नहीं होता। तो सबको टाइम समझने देना की ज़रूरत पड़ता है। है, समझना पड़ता है। होम रेमेडी के लिए भी आपको एक सुकून वाले रूम में मुंह धो के मॉइस्चराइज करके फिर वो होम रेमेडी लगानी पड़ती है। 10 मिनट उसको देने पड़ते हैं, फिर धोना पड़ता है, तभी वो काम करेगी। स्किन पर महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना क्या सही है? एक स्पेक्ट्रम है। एक वही चीज़ आपको 40 रुपए की क्रीम भी मिलेगी, वही आपको 4000 रुपए की क्रीम भी मिलेगी। जब आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो क्या ये काम नहीं करती? और ये ज़रूर काम करती है। मिड रेंज में रहें। जो इंग्रेडिएंट हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो मीडियम होता है, जो उसे अंदर पहुंचाना है। अगर एक एंटी एजिंग क्रीम है तो उसको स्किन की तीसरी सतह पे काम करना है, तो ऊपर लगा के और वो काम नहीं करेगी। तो जो सस्ती वाली है उसका जो टेक्नोलॉजी है उस क्रीम को अंदर पहुंचाने की, वो इतनी माकूल नहीं है, वो इतनी सही नहीं है। पर वो 4000 वाली ही करेगी, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो कहीं 1000-1200 पे आ तो जाए। ऐसे सभी लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ते नहीं हैं, तो एक कॉमन पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या लगता निधि कुछ नहीं पड़ता। है? बस क्रीम लगा लेता है। आजकल तो सिर्फ रील से देख के खरीदा जाता है। आजकल ये सवाल कार्ड भी है मेरे पास। आजकल कार्ड भी सेव्ड होते हैं, तो किसी को शायद ये भी नहीं पता होता कि कितने का है और क्या कर रहा है, और फिर वो घर में आके यूज भी नहीं तो होता। फिर ये बोलना ठीक है कि 4000 की 5000 की क्रीम ले रहे हैं, तो हम ब्रांड्स का पे कर रहे हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल, आप पैकेजिंग का पे कर रहे हैं, आप ब्रांड्स का भी पे नहीं कर रहे हैं, आप जो वो पैकेजिंग में दे रहे हैं उसका पे कर रहे हैं। वो जो क्रीम है वो उसका वो कॉस्ट नहीं है। और क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ओवर हाइप्ड हैं, जैसे हवा बना रखा है ये त्वचा के लिए? ओवरहाइप सबसे ज़्यादा के पिगमेंटेशन वो और रिंकल्स एक बहुत ज़्यादा ओवरहाइप्ड चीज़ हो गई है। अब रिंकल्स तो उम्र के साथ जब आपका कोलेजन कम होगा तो थोड़े बहुत तो आएंगे ही ना, ये मेरी लाफ लाइन है तो है। और शायद मुझे पता नहीं लगता, जब मैं शीशे में देखती हूँ, जब पुराने फोटो निकल के आते हैं तब आता है समझ। तब आपको समझ आता है कि आप तो ये जो है, आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लें, ये आएगा ही बिकॉज आएगा। एजिंग के This साथ is- आएगा ही।
अर्थ पे रह रहे हैं, ग्रेविटी यहाँ पर है, ग्रेविटी से टिश्यू नीचे होता है, और एजिंग में जब आप उम्र आपकी बढ़ती है तो आपकी नेचुरल रिपेयर कम होती चली जाती है, तो वो तो आएगा ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लाइफ में 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो वो कौन से 3 प्रोडक्ट्स होंगे? मैं तो 3 की भी नहीं बोल रही, मैं तो मेल और फीमेल को एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ मॉइस्चराइज़र अच्छा इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज़ करते हैं तो सेल्स जो है ना एक दूसरे से ऐसे लगे हुए हैं, उनके बीच में सीमेंटिंग मिक्सचर जो है वो मॉइस्चराइज़र है। तो जब वो मॉइस्चराइज़र नहीं होता तो ये ऐसे हो गया, तो उसका बैरियर फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ग्लो भी चला गया और उसकी एजिंग भी आ गई। तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र दिन में 2-3 बार ज़रूर लगा लीजिए। जब ड्राइनेस फील हो ड्राइनेस नहीं भी फील हो रही तो है, भी बिकॉज लगाइए। आप एसी में जैसे हम बैठे हुए हैं तो हमारे ना पसीने आ रहे हैं ना ड्राइनेस फील हो रही है, करेक्ट, लेकिन वो स्किन का मॉइस्चर कहीं ना कहीं एयर कंट्रोल में मिस हो जा रहा रहा है। ये जो ग्लास स्किन बार बार बोली जाती है, ये सच में होता है या सोशल मीडिया की लाइटनिंग लगती है आपको? ग्लास स्किन येलो स्किन का फंक्शन है, कोरियन स्किन जिसे बोले जाते हैं, दैट्स अ येलो रेस, वी आर ब्राउन रेस। रेस अलग अलग तरह की है हमारी, तो जो रेशियल हमारे जो फीचर्स हैं उनकी ग्लास स्किन होना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज उनके पोर्स इतने बड़े नहीं होते हैं, उनको इतना पसीना आने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी तो पसीना चाहिए ना। सो ये रेशियल थिंग है कि वहाँ पर ग्लास स्किन मिल सकती है। हमारे यहाँ ग्लास स्किन के चक्कर में आप स्किन के बैरियर को ख़त्म कर देते हैं। और एजिंग और पिंपल्स पर क्या डाइट असर करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। और डाइट खासकर ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दूँगी कि ये मत खाइए तो एजिंग नहीं होगी, लेकिन हर आदमी की एक पर्सनल होती है। सिर्फ़ एक वे प्रोटीन जो मिल्क है, वो एक्नोजेनिक है, मतलब वो एक्ने वाले जो ग्लैंड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। तो यंगर पीपल वी ऑलवेज़ से कि नहीं कीजिए। फिर अब हमें रियलाइज़ हुआ कि यंग के बाद जो यंग एडल्ट्स हैं, क्योंकि वो जिम में काम करते हैं, वो प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो वो सेम प्रोटीन है जो मिल्क में होता है। तो कहीं न कहीं जिसको एक्ने है उसको प्रोटीन शेक और उससे दूर रहना पड़ेगा। और एजिंग वाली जो डाइट है, अगर आप एक हेल्दी डाइट, और जैसे मैंने कहा कि ऑयल बेस्ड विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़े से ऑयल की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप बिल्कुल ऑयल फ्री पे और बिल्कुल ही ब्रश से लगा के ऑयल खाना बना रहे हैं, वो भी एजिंग करता है। ओके, नाइस। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से स्किन खराब होती है? बिल्कुल खराब होती है। स्ट्रेस जो है वो आके कोई आपको डंडा तो मार नहीं रहा कि भाई आप सोच रहे हैं स्ट्रेसफुल आप। हैं कि स्ट्रेस जब होता है तो आपकी नेचुरल हीलिंग खत्म हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। जब से कोविड आया है तब से एंटीऑक्सीडेंट, टर्मरिक, ये सब क्यों बात होने लगी है कि आप हल्दी खाइए, टर्मरिक की टैबलेट्स भी आ रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स रेगुलरली लीजिए, बिकॉज वो जो स्ट्रेस से जो फ्री रेडिकल्स बन जाती हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हैं, और होंगे। आपको उनको ठीक करने के लिए उन एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना पड़ेगा। तो अगर आप 45 प्लस हैं, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल सब ओवरसीज ट्रैवल करते हैं, वहां से वो टैबलेट्स के डब्बे ले आते हैं जिसके अंदर हर चीज़ है, पर वो सब जितनी भी चीज़ है आप उसकी डोसेस देखेंगे वो एमसीजी होती है, माइक्रोग्राम होती है। आपको माइक्रोग्राम नहीं मिलीग्राम में चाहिए होती है। तो वो उस भ्रम में फिर आप रह जाते हैं कि मैं किसी को बोलती हूँ कि क्या आप ये विटामिन लेते हैं? हाँ जी, हम तो मल्टीविटामिन लेते हैं। पर वो तो आप वो जैसे छोंक लगा रहे हैं, ज़ीरा डाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर से प्लान कीजिए, सर्दी में विटामिन ए चाहिए, बरसात में बायोटिन चाहिए, गर्मी में आपको बी12 चाहिए, ये सब, और ये सब एक साथ लेके अपनी खाने से ब्लड नहीं रिपोर्ट होता। के अकॉर्डिंग, हाँ? ब्लड रिपोर्ट नहीं, ये सप्लीमेंट्स हैं। नहीं, सप अगर आपकी कुछ डेफिशिएंसी है तो वो कैसे पता लगेगी? डेफिशिएंसी तो जब होगी जब बाल गिरने लगेंगे या स्किन बिल्कुल ही चली गई, तब तो आप डॉक्टर के पास पहुंच ही जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तब भी हमारे खाने में कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं जाती हैं, मिसिंग है। इसीलिए सप्लीमेंट बोला जाता है। हम्म, दे आर नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर मील कि आप मील मत खाइए और सिर्फ गोली खा लीजिए, बट दे आर सप्लीमेंट टू अ नॉर्मल हेल्दी डाइट। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए पानी कितना पीना चाहिए? 2 लीटर, और सिर्फ 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब है 2 बॉटल। आजकल वो जो आता है कि आप सारा दिन पानी ही पीते रहिए, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप सिर्फ किडनी के ऊपर अपना स्ट्रेस डालेंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो फिल्ट्रेशन उसको करना पड़ेगा। 2 लीटर चाहिए ही चाहिए, बिकॉज सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए 2 लीटर चाहिए। घर में हर आदमी के नाम की 2 अलग बॉटल्स होनी चाहिए जो उसे सुबह से रात तक पीनी है। दैट्स द ओनली वे यू कैन ड्रिंक वाटर। 2 बॉटल्स, 2 बॉटल्स, 2 लीटर्स। 2 लीटर बस। जो स्टार्स होते हैं हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, वो बोटॉक्स बहुत कराते हैं, लेजर्स कराते हैं, तो क्या यंग लोग भी
अपने अर्ली 20s में या 30s में ये कराना चाहिए नहीं, या बिल्कुल किसी को नहीं। ये चूज करना चाहिए? पहली बात तो ये 20s और 30s के लिए है ही नहीं। दीज आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विच आर मेड फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशंस। जो डायनेमिक रिंकल है, जो हंसते हुए या जो काम, डायनेमिक का मतलब है जब मसल काम कर रही है, तो जब आप हंस रहे हैं तो ये लाइन हो रही है, जब आप फ्राउन कर रहे हैं तो ये लाइन हो रही है, उस मसल को नेगेट करने के लिए बोटॉक्स है। तो वो यंग लोगों में तो होता ही नहीं है। देर आर सम पीपल जिनको यहाँ पर एक फ्राउन लाइन होती है, उसके लिए हम बोटॉक्स जरूर बोलते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स या कोई भी चीज जो आपको, आपके लिए है या नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। दूसरी चीज, आपकी कमिटमेंट कितनी है, बिकॉज ये सब रिपीट में करना पड़ता है। एवरी 6 months यू हैव टू रिपीट। द बॉलीवुड स्टार्स आर एबल टू कैरी इट बिकॉज उनका काम यही है। सो क्या आपको, आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? और दूसरी चीज जो मैं एक बहुत जरूरी बोलना चाहती हूँ, जी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोटॉक्स लगवा लिया या आपने एक बार फिलर करवा लिया और आपने दोबारा नहीं किया तो आपको कुछ नुकसान होगा। नहीं होगा। आप वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, Start आप किया। फिसलेंगे नहीं। तो इसलिए इस बात से परेशान मत होइए। आपकी त्वचा के जब पोर्स खुल जाते हैं तो ये क्या श्रिंक भी होते हैं, और जी, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पोर्स खुल जाने पे क्या करना चाहिए? पोर जो है, सच में एक पोर ही है। पोर का मतलब छिद्र है। उस पोर में स्किन में होल्स हैं जिसके चारों तरफ मसल्स हैं। जहां से हेयर निकल रहा है उसी पोर में से स्वेट ग्लैंड निकल रहे। दीज आर ओपनिंग्स जिसमें से Exactly. अंदर से चीजें बाहर आ रही हैं, और यही जगह है जहां बाहर से अंदर जाएगी। तो जब पोर्स खुल जाते हैं, जब आपकी स्किन ड्राई हो गई है, तो वो चारों तरफ एक थिक लेयर बन गई, तो पोर बंद नहीं हो पा रहा है। तो उसको जब आप एक्सफोलिएट करते हैं या क्लीन करते हैं तो वो बंद हो जाता है। या आप वो पील ऑफ मास्क जैसे मैंने बोला उसको यूज करते हैं तो वो पोर्स को अच्छी तरह से बंद कर देता है। तो पोर्स अगर आपके खुले हुए रह रहे हैं, इसका मतलब यू नीड मोर क्लिनजिंग। पोर्स आपके बंद हैं तो यू नीड मोर हाइड्रेशन। तो कैसे पता लगेगा कि एक्ने के लिए अगर है तो ट्रीटमेंट लेना है या ओवर द काउंटर जाके सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना है? आप ओवर द काउंटर चीजें इस्तेमाल कीजिए, और ओवर द काउंटर क्रीम्स भी मिल रही हैं, एंटी एक्ने क्रीम्स, जिसमें सैलिसिलिक एसिड क्रीम होती है, क्लिंडामाइसिन क्रीम होती है। यूज कीजिए। 90% जनता का काम वहां चल जाता है। जब आपका काम नहीं चल रहा है और फिर भी आपको लग रहा है कि आप निशान पड़ने लगे हैं या साइक्लिकल हो रहा है, तो डॉक्टर से जाके एक बार सलाह ले लीजिए। हम थोड़ी आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं, हम आपको सिखा देते हैं कि भाई इतना कीजिए, इतना कीजिए। और जैसे मेरा कहना होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सर्दी, गर्मी, बरसात 3 मौसम में जाइए, वो आपको उस मौसम की स्किन केयर सिखा देगा, करते रहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फन लविंग है। ऐसी कौन सी स्किन केयर मिस्टेक है जो आपने की है? मैंने जब मैंने हेयर कलर शुरू किया था तो कहीं ना कहीं आलस में मैंने हेयर केयर प्रोटेक्टिंग जो शैम्पूज और कंडीशनर हैं वो आलस में यूज़ नहीं किए थे। कॉस्ट की वजह से नहीं किए थे, मेरा बाल खराब हो गए थे। पर आज माय हेयर आर बेटर देन व्हाट दे वर व्हेन आई वाज इन माय 30s, बिकॉज आई टेक केयर कि मैं स्पेसिफिक शैम्पू इस्तेमाल करूं, स्पेसिफिक कंडीशनर इस्तेमाल करूं। और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पैसे बर्बाद करने वाला होता है? रेटिनॉल। ऐसा क्यों? मैं आजकल ना, मैं थोड़ा सा, तो उससे मैं नुकसान इतने होता है? पॉडकास्ट करती हूँ कि फिर वो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि लोग ये सुनना चाहते हैं, पर मैं वो नहीं सुनाऊंगी जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं सच बताना चाहती हूँ। पर नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देता है, बहुत थिन कर देता है। अगर आप रेटिनॉल 40+ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ट्वाइस अ वीक, ओनली ट्वाइस अ वीक, तो वो वो हेल्प क्या डेली करता का है? प्रोडक्ट नहीं है। वो हेल्प किस चीज़ वो को? ड्राई, वो जो स्किन की ड्राई लेयर्स हैं उसको हटाता है और स्किन के इलास्टिन और कोलेजन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, आपका पर्सनल स्किन केयर रूटीन अगर आप बताना चाहें? क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, और सर्दी में हाइलोरोनिक एसिड, बिकॉज हाइलोरोनिक एसिड ड्राइनेस को अंदर से ठीक करता है। और अब जैसे मौसम चेंज हो गया है तो मैं विटामिन सी पे आ जाती हूँ। और ऐसा स्किन केयर ट्रेंड जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अब तक? मैंने बताया था वो DIY मुझे चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। DIY, DIY जिसके अंदर डू इट डर्मा योरसेल्फ। रोलर आ रहा है, एक LED मास्क आ रहा है, और एक चीज और कल परसों मुझसे किसी ने पूछी थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए वो जेड रोलर्स आ रहे हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो वैसे वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करना कैसे चाहिए? हाथ से कर लीजिए ना। मसाज कर ली? प्रॉब्लम ये है कि आपका इस बात पे कंट्रोल नहीं है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब आप आपके बाहरी चीजों पे ज्यादा जब आपके हाथ में ध्यान अस्त्र है। शस्त्र आ जाते हैं तो वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। एक बात जो लोगों को अपनी स्किन के लिए समझना चाहिए। स्किन टाइप समझना चाहिए और अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए।
गोरे को जो है वो अपने ब्लेमिशेस को दूर करने से परेशानी होती है, पर जो गोरी स्किन है उसमें अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो काला है वो गोरा बनना चाहता है। आई वांट पीपल टू बी कंफर्टेबल इन देयर स्किन। अपनी स्किन केयर सीखिए। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। जो एंटी एजिंग क्रीम है वो क्या स्किन को ख़राब करती हैं? नहीं नहीं, आपने किस उम्र पे शुरू की और कौन सी इस्तेमाल की। जैसे रेटिनॉल इज द आइडियल एंटी एजिंग थिंग, पर वो आप रोज लगाएंगे तो स्किन थिन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका मैकेनिज्म समझिए, हाउ इट इज वर्किंग। इसीलिए यू नीड, भाई मुझे डर्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए, और मैंने एमडी तो मतलब अब तो मुझे लगता है मैं पता नहीं कहाँ पुरातन उससे हो गई। आपने तो घाट घाट के लोग देख लिए होंगे। तो पूछ लीजिए ना, मैंने तो जमाना बदलते हुए देखा है ना। और जैसे एक्ने आते हैं मैम, तो ये जेनेटिक ज़्यादा है या हार्मोनल? जेनेटिक होता है। जेनेटिक एक ज़रूर एक एलिमेंट होता है। अगर माँ बाप की स्किन जब वो टीनेज थे तब एक्ने, पर कई बार माँ बाप आके ये भी बोलते हैं कि हमें तो इतने नहीं हुए, इन्हें इतने हो रहे हैं, बिकॉज आज का ज़माना बदल गया है। द स्ट्रेसेस जो हैं वो हार्मोनल स्ट्रेसेस भी। पहले आपने पीसीओडी कहाँ सुना था? कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता था। आजकल हर दूसरे बच्चे को पॉलीसिस्टिक है। तो वहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ी बात है, पोल्यूशन भी बहुत बड़ी बात है, खाना पीना बहुत बड़ी बात है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लग्जरी कैसे बन जाता है? लग्जरी उसको कहीं ना कहीं जमाना बना देता है कि जो बेसिक था एक्चुअली उल्टा होता है। लग्जरी प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं वो घिस घिस के आम हो जाता है। जैसे जब लेजर हेयर रिमूवल आया था तो काफी लग्जूरियस वो था, बिकॉज उस जमाने में मशीनें भी कम थी और बहुत ज्यादा कॉस्टली था। आजकल तो ये हालत हो गई कि चौराहे चौराहे पर हर आदमी लेजर हेयर रिमूवल कर रहा है। और जो एक्सपेंसिव सीरम्स होते हैं वो कितना हेल्प करते हैं? करते हैं पर खाली एक्सपेंसिव सीरम इस्तेमाल हेल्प करते हैं, पर हेल्प जब करते हैं जब आप उनको रेगुलरली इस्तेमाल करें, खरीद के और ड्रेसिंग टेबल पर रखने से नहीं करते। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई भी सामान, मैंने ये देखा है कि लोग जो है ड्यूटी फ्री से खरीद के लाते हैं और फिर उसको सजा के रख देते हैं कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो उतना ही कीजिए, बिकॉज ये सब चीज़ें रिपीट हैं। अगर आप एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जार खत्म होने के बाद आपकी उम्र दराज होना बंद नहीं हो जाएगी, आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो उतने ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर लंबी उसको लेके चलिए। सबसे बड़ा झूठ स्किन केयर इंडस्ट्री में क्या इस वक्त बिक रहा है? एंटी एजिंग ही सबसे बड़ा झूठ है कि आप ये लगा लीजिए तो बिल्कुल ही एजिंग खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बड़ी बात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो ट्रेंड आपको दिखाई देता है, क्या वो नुकसान पहुंचाता है? सेल्फ ट्रीटमेंट लोग ज़्यादा करते हैं? लोग जो है भरोसा, एक जैसे ये लफ्ज आया है इन्फ्लुएंसर, तो उस इन्फ्लुएंसर के क्रेडेंशियल तो देख लीजिए। मैं जब से यूट्यूब पे अब वायरल हो गए हैं, जमाना वो है, आपके साथ भी यहाँ बैठी हूँ, तो मैंने अपनी बायो पहले एक लाइन लिखी हुई थी कि डर्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, फ्री सोल बाय कन्फेशन। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मैं हूँ कौन? जो मुझे आज पहली बार देख रहा है उसको तो पता ही नहीं है। तो फिर मैंने लिख दिया है MBBS MD इन डर्मेटोलॉजी, क्योंकि कौन कह रहा है उसकी ये बात का वजन कितना है? तो ये वजन भी तो तोल लीजिए। आज के ज़माने में मैम क्या हमारी स्किन बूढ़ी हो रही है? हो रही है बिकॉज पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि पोल्यूशन जो है हमारी स्किन की एजिंग को फास्टर कर रहा है। वो ज़माने में एक तबका अभी भी ऐसा है जो मेरे पास आके कहता है कि हम कुछ नहीं इस्तेमाल करते थे, वेरी प्राउडली से। तो सर नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। यू आर नॉट स्टेइंग इन अ जंगल एंड यू आर नॉट स्टेइंग इन अ कुटी कि आप कुछ नहीं इस्तेमाल करते। आप शहर में रहते हैं तो आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना एक मैम पड़ेगा। रियलिटी चेक करते हैं, एक्ने रियलिटी चेक, कि अगर आप सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, टाइम पे सब कुछ खाना खा रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर भी कुछ लोग एक्ने को लेकर स्ट्रगल क्यों करते हैं? जेनेटिक, और दूसरा जो टीनेज एक्ने है, दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जब आप 13 से 20 साल के होते हैं, अडल्ट एक्ने में मैं फिर भी मान लेती हूँ कि आपका हिस्सा है उसके अंदर। आप ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, आप ज़्यादा प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, पर टीनेज एक्ने वो जेनेटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी जीन्स में एक्ने है वो आएगा ही आएगा। हमारी सारी स्ट्रगल ये है कि हम उन बच्चों को 13 से 20 तक बगैर किसी निशान के ले जाएं। जो नाइट स्किन केयर रूटीन होता है वो कितना ज़रूरी होता है? मतलब क्या करना चाहिए स्किन धोने के बाद, जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए?
स्किन की जितनी भी रीजनरेशन होती है या रीजनरेशन होती है वो रात को होती है, क्योंकि स्किन को जो ब्लड फ्लो मिलता है बॉडी में वो रात को मिलता है। ब्लड हमारा उतना ही है, 4.5 टू 5 लीटर है। जब आप खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए, जब आप पढ़ लिख रहे हैं तब वो अब इस वक्त दिमाग में गया हुआ है, वो सब कुछ सोच रहा है, बोल रहा है। तो स्किन को जो मिलता है वो रात को मिलता है। तो अगर इसीलिए नाइट रूटीन होता है, दिन में सिर्फ क्लीनिंग और प्रोटेक्शन होती है, रिपेयर रिजनरेशन सब रात को होता है। तो एक क्रीम इनफ है? एक क्रीम इनफ है, कुछ नहीं तो मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए, वो भी इनफ है, वो अपने आप रिपेयर कर लेगी। और जो एजिंग एक्सेप्टेंस आपने बताई, दो चीज़ें हैं, एक एजिंग एक्सेप्टेंस और ब्यूटी कॉन्फिडेंस, इसके बैलेंस कैसे करना चाहिए? ब्यूटी कॉन्फिडेंस जो है, मुझे लगता है कि दूसरे जो बोल रहे हैं उसको ना सुन के अंदर से अगर आप कॉन्फिडेंस लेंगे, ब्यूटी कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी से आता है। बिकॉज आप जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी की नॉर्म को भरना चाहते हैं। तो पर अगर हिंदुस्तान में एक तरीका है ना, ये क्या हो गया, जिसको हुआ उसको नहीं पता था कुछ हो गया। तो दैट्स अ वे ऑफ शोइंग कंसर्न, या दैट्स अ वे ऑफ इनिशिएटिंग अ कन्वर्सेशन। अगर आप उससे ऊपर उठ गए, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जहाँ पर बर्थ मार्क्स होते हैं और वो बर्थ मार्क रहेगा, तो मेरा काम लिटरली सिर्फ काउंसलिंग और उनको जवाब सिखाना होता है कि बेटा कोई पूछे तो बोलो ये बर्थ मार्क है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उससे हौलते रहोगे और पूछेगा हर आदमी। तो ब्यूटी कॉन्फिडेंस इज फ्रॉम इनसाइड। तो यही बात पे, क्या सुंदर दिखना एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है? मतलब मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है ब्यूटीफुल दिखना, सुंदर दिखना? परिभाषा क्या है आपके दिमाग में उस सुंदर दिखने की, उस परिभाषा में आप फिट होने चाहिए, आप जो भी हैं। आप ये मानते हैं? बड़ी बात है। और मैम, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट में हैं, जो हम रैपिड फायर है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, कौन बनेगा करोड़पति जैसे, तो आप वो वैसे ऑप्शन आप पास भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि मेरे सवाल वही फोन ऑफ फ्रेंड का भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज नहीं, यहाँ पर वो जो नहीं है हो पाएगा। नहीं, अब स्पेशलिस्ट बन के यही तो दिक्कत है कि आप किससे पूछोगे। हाँ। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं और आप, मुझे लगता है, डंके की चोट पर वो जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल हम जो पूछने जा रहे हैं, दाढ़ी के नीचे जो खुजली होती है और छोटे दाने किस वजह से होते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी। ऑप्शन बी, फंगल इन्फेक्शन या इनग्रोन हेयर। ज़्यादा पानी पीना, ऑप्शन सी। और डी, साबुन कम लगाना। मैं जो है नॉन क्लिनजिंग तो साबुन कम लगाना मानूंगी, बिकॉज आपने बियर्ड रख लेना आजकल का चलन हो गया, पर बियर्ड केयर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दैट इजी। तो आपको बहुत ज़रूरी उसको साफ करना, धोना पड़ेगा, नहीं तो एक्सफोलिएशन की वजह से दाने होंगे। सेकेंड, डैंड्रफ की सबसे आम वजह क्या होती है? ऑप्शन ए, सिर पर धूल। ऑप्शन बी, फंगल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, ज़्यादा तेल लगाना। ऑप्शन डी, कम बाल कटवाना। कम बाल धोना, सॉरी इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कम बाल धोना है। अगर आप धो नहीं रहे हैं तो डैंड्रफ बढ़ता चला जाएगा, फिर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। एवरीडे बाल धोना चाहिए? ऑल्टरनेट डे कम से कम। तीसरा, तेल लगाने से बाल नहीं झड़ते, मिथ या रियलिटी? ये पहला ऑप्शन है मिथ है, बी सच है, या सी आधा सच है? मिथ है। बाल का और तेल का कोई ऑप्शन नहीं है। बाल, जैसे मैंने आपको बोला, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तो अगर वो ड्राई हो गया तो वो शायद निकल जाएगा, तो तेल उसको वहीं हेल्प कर देता है कि वो अड़े नहीं। टोटल मिथ है। टोटल मिथ। कौन सा शैम्पू डैंड्रफ में मदद करता है? ऑप्शन ए, सिर्फ खुशबू वाला। ऑप्शन बी, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। ऑप्शन सी जो है बेबी शैम्पू। ऑप्शन डी, सिर्फ साबुन। पहली बात जो है, बेबी शैम्पू सिर्फ बेबीज के लिए है, और 6 साल से बड़ा कोई भी है वो बेबी शैम्पू के लायक नहीं है। तो एक नॉर्मल माइल्ड सा शैम्पू चाहिए, पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेरी चॉइसेस तो इसमें है ही नहीं जो मुझे बोलना है। नन ऑफ द अबव कह के आगे जवाब देती हूँ। तो आपका ऑप्शन क्या है? राइट, व्हाट इज द राइट आंसर? एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा लेके सिर्फ स्कैल्प को साफ कीजिए और निकाल दीजिए, और फिर बालों के लिए एक नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ये भी धो दिए तो वो झाड़ू हो जाएगी। अगला, अगर जो डैंड्रफ है उसके साथ खुजली या लालपन भी हो रहा है तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, सामान्य सूखी स्किन। ऑप्शन बी, सोबोरिक डर्मेटाइटिस, या फिर हेयर फॉल या विटामिन सी की कमी। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन।
सिबोरिक मीन्स जो सिबोरिया ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस ही है जब उसमें खुजली होने लगती है और स्किन रेड होने लगती है। पिंपल बार बार क्यों होते हैं? गंदगी की वजह से, हार्मोनल बदलाव, सिर्फ तला भुना खाने की वजह से, या कम सोने की वजह से? हार्मोनल बदलाव। SPF 50 और SPF 30 में कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा? SPF 50 डबल सुरक्षा देता है? कुछ प्रतिशत का ही फ़र्क है या फिर कोई फ़र्क ही नहीं है? फ़र्क है, पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। SPF 30 का मतलब है कि व्हेन यू अप्लाई दैट सनस्क्रीन और 30 मिनट के लिए आप उन कंडीशंस में बैठते हैं तो एक सर्टेन टाइप ऑफ स्किन रेडनेस नहीं होगी। SPF 50 एक सर्टेन टाइप ऑफ स्किन के लिए है। तो 30 और 50 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही या गलत? जल्दी जल्दी। पुरुषों को भी एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। सही। क्या क्रीम लगाने में सच में रंग साफ होता है या बस ये एक एडवर्टीजमेंट होता है, पर फिर आप बिना उस क्रीम के साफ रंग नहीं होगा आपका। सिर्फ गोरी त्वचा ही हेल्दी स्किन की निशानी है? ना, नॉट एट ऑल। हिंदुस्तानी साफ स्किन सबसे खूबसूरत स्किन है हमारी। गोरी स्किन को तो बहुत दिक्कत होती है। बार बार स्क्रब करने से त्वचा साफ और बेहतर होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। सनस्क्रीन सर्दियों में भी ज़रूरी है? सर्दियों में आसान है सनस्क्रीन लगाना, बिकॉज एज अ मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दी और गर्मी की धूप में UVA UVB की मात्रा कम नहीं होती, इंफ्रारेड की मात्रा कम होती है, तो गर्माहट कम होती है। UVA UVB तो उतनी होती है। छोटे शहरों में पुरुषों की स्किन समस्याएं ज़्यादा अनदेखी सही है? शायद वो एक हमारा सामाजिक वो तरीका है कि मेल्स को स्किन केयर नहीं करनी होती है, बट आई एम ग्लैड कि पीपल आर बिकमिंग अवेयर। जिम या फिर प्रदूषण या स्ट्रेस का पुरुषों की त्वचा पर कितना असर पड़ता है? ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज पोर्स मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, स्किन थिकर होती है। तो जब बचा भी वही रही है, पर अगर आप उसको ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं तो अब्यूज़ भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। रोज शेविंग करने से त्वचा काली होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप शेव कर रहे हैं तब तो आप सिर्फ ऊपर से बाल हटा रहे हैं ना, पर आपको जब आप शेविंग कर रहे हैं तो आपको एक शेविंग क्रीम की ज़रूरत है ताकि फ्रिक्शन ना हो। शेविंग क्रीम का सिर्फ एक काम फ्रिक्शन को दूर करना है। तो वो सूखा शेव जो होता है या जो शेवर्स होते हैं और जो रॉन्ग डायरेक्शन में आप शेव करते हो, वो गलत। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक दर्शक ने हमसे पूछा, जिम शुरू करने के बाद पीठ पर दाने क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि पसीना ज़्यादा आने लगता है, तो वो पोर्स से आप रोज़ शाम को जाके अच्छी तरह से साबुन से, एक नॉर्मल साबुन से पीठ धोइए, नहीं होंगे दाने। एक और दर्शक का सवाल है, क्या नींबू लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है? हाँ, नींबू लगाने से, क्योंकि वो फ्लेकिंग हट जाती है। पर वही बात है कि नींबू कितना लगा रहे हैं, पता लगे कि रोज़ लगा रहे हैं तो वो स्किन इरिटेट करेगा, वन्स अ वीक कीजिए। और क्या डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ते हैं? बिल्कुल, बिकॉज़ जब डैंड्रफ होता है तो वो बालों की पकड़ कम हो जाती है, तो अगर आप उसको ध्यान नहीं कर रहे हैं तो धीरे-धीरे वो बाल की ज़िंदगी, अगर उसको 1 महीने और रहना है, आपने पकड़ छोड़ दी है, वो निकल जाएगा। क्या कैप पहनने से बाल झड़ते हैं और डैंड्रफ होता है? नहीं, कैप पहनने से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनको पसीना ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए कैप पहन रहे हैं, पर आप बाल को अंदर आके सुखा रहे हैं, बाल खोल के बैठे हैं और सूख रहे हैं, फिर कोई। ऑयली स्किन पे बार बार फेस वॉश लगाना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज़ ऑयल में रिपीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप फेस वॉश से उसको नहीं हटाएँगे, तो वहाँ पर फिर वो इन्फेक्शन होने लगेगा। और इससे एक और संबंधित सवाल है, क्या दाढ़ी रखने से पिंपल कम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, छुप जाते हैं। हमारी स्किन सबसे ज़्यादा कंप्लेन किस चीज़ की करती है? ड्राइनेस की। और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि 2 हफ्ते में जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है या आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, तो रुक भी जाइए। बहुत ही अनोइंग स्किन केयर हैबिट आपको अब तक लगी? जो ज़्यादातर लोग रगड़ते रहते हैं, जो एक्सफोलिएटर, जो देयर आर फेस वॉशेस जिनके अंदर स्क्रब था, तो आपको हर बार थोड़ी स्किन को रगड़ना है। हेल्दी ब्यूटीफुल स्किन के लिए वन गोल्डन रूल क्या है? स्किन हैज़ टू बी हाइड्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। तो इनसाइड में आपका पानी आ जाता है और आउटसाइड में आपका रेगुलर वॉशिंग एंड मॉइस्चराइजर। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं इतनी मंत्रमुग्ध हूँ कि मैं आपसे आई कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स विथ यू। मैं इतने घंटे आपसे बातचीत कर सकती हूँ। एक महिलाओं के लिए महिला दिवस है, महिलाओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? विमेन का जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से आना चाहिए, और वो सिर्फ आपकी खूबसूरती या आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को खूबसूरत मानती हैं तो आप खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की तजवीज़ के ऊपर या दूसरों की एफर्मेशन के ऊपर आप डिपेंड कर रही हैं तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगी। स्किन केयर लोगों की
लोगों के लिए मत शुरू करें, अपने लिए शुरू करें, बिकॉज यू नीड अ क्लियरर हेल्दी स्किन. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फेयर स्किन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्राइट स्किन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ येलो स्किन. क्लीन हेल्दी स्किन. तो जो अगर आपकी क्लीन हेल्दी स्किन होगी, आपके अच्छे चमकते हुए क्लीन बाल होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा अपर लेवल पे होंगे। बिल्कुल. बहुत खूबसूरती से आपने बताया. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैला अग्रवाल हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड कमिंग टू माय शो द निधि शो. और मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ. आई एम सो ग्लैड. हम दोनों इतने सालों से साथ हैं और इसी दायरे में घूमते और हुए मैं फिर बताना मिले. चाहती हूँ दर्शकों को, हम दोनों ने साथ काम करना शुरू किया था सहारा में, और इट इज बीन 20 years. 20 years. It was 2007 2006. 6. तो जमाना बदल गया, मीडियम बदल गया, पर बातें अभी भी बहुत रहती बातें हैं. अभी भी चल रही हैं, और एक महिला की बातें कभी खत्म नहीं होती. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच.